हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 6 विच इज बेस्ड ऑन द स्प्रिंग फोर्स एंड द सूडो फोर्स। बट इससे पहले हमें यह पता है कि दो बॉडीज जब कांटेक्ट में थी तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती थी, जिसको कि कांटेक्ट फोर्स कहा था नॉर्मल रिएक्शन, जहां पे हम कंसीडर कर रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि जब कोई बॉडीज को एक रस्सी से बांध दिया जाए तो वो रस्सी भी फोर्स लगाती है, जिसको कि हम टेंशन फोर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो एक बेसिकली एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था जो कि डेवलप हो रहा था वहां पे, क्योंकि रस्सी टाइट हो जाती थी, है ना। हाँ बिल्कुल। तो हमने टेंशन फोर्स के बारे में समझा, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा, फिर पुली के बारे में देखा कि भाई पुली क्या करती है। पुली सिर्फ और सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करती है ना। फिर हमने देखा भाई इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, वो सारी बातें करी थी। तो बेटा आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि वो स्प्रिंग सबको पता है, तुम्हारे वो टिक टिक वाला पेन आता है उसमें भी स्प्रिंग लगी होती है, जो तुम गाड़ी चलाते हो उसमें भी स्प्रिंग लगी होती है, शॉकर जिसे कहते हैं, है ना। तो स्प्रिंग हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो स्प्रिंग के फोर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब किसी स्प्रिंग को पकड़ के इलोंगेट करते हैं तो वो कोशिश करता है अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने की। सिमिलरली अगर किसी स्प्रिंग को आप दबा देते हो तो जैसे छोड़ोगे वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्या कोई फोर्स है जो कि ऐसा करता है कि स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लेके आ जाए, है ना। तो वो सारी चीजें कैसे हो रही है वो सब चर्चा करेंगे आज हम लोग। सो मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आपके लिए फायदेमंद होगा अगर मेरी कई बातों को फॉलो करते हुए चलोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनके नोट्स जरूर 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 बनाएं, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उनके नोट्स आपको बनाने हैं अपने हाथों से, पीडीएफ के भरोसे ना रहिए। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है बेटा, जो कि आपको आफ्टर ईच एंड एवरी लेक्चर जो डीपीपी मिलती है वो डीपीपीज आपको सॉल्व करना जरूरी है। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं बनाता हूं, तो वो वीडियो सॉल्यूशन आप हेल्प लीजिए उसकी और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैं करा ही देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो रह जाते हैं वो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो काफी हो जाएगा। आफ्टर दिस लेक्चर आपको और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो आपके लिए परफेक्ट है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं, साथ साथ आपको भी सॉल्व करने हैं। इसके अलावा और भी पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं तो वो भी सॉल्व कीजिए, जरूरी है बेटा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके डाउट्स के लिए सेशन हम लेते हैं, टेस्ट सीरीज वाला पार्ट आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इसकी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। हर चीज आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो बेटा ये जो पूरा प्लान है, ये जो पूरा पैटर्न है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन इसी पैटर्न के हिसाब से चलाई तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो बस इतना सा है कि इसको फॉलो करना है आप लोगों को, और जो मैं आपको बोलता जाऊं उसको शिद्दत से फॉलो करते हुए चलिए, बाकी काम ऑटोमेटिकली होंगे फिर। तो चलिए भाई शुरू करेंगे कहानी। पेन और पेपर है तुम्हारे पास? नहीं है तो लेके आ जाओ भाई, पेन पेपर बहुत जरूरी होता है ना, कुछ भी चीज नोट करने के लिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो बात करेंगे बेटा स्प्रिंग फोर्स की। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि यार ये स्प्रिंग है, इसको पकड़ के खींचो, तो डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस साइज का है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको कंसीडर करवा रहा हूं यहां पे वो ये है कि सर अगर एक छोटी स्प्रिंग जो अपने पेन में आती है, वो आपने देखा है पहले के जमाने में पेन आता था जिसमें ऊपर से एक बटन होता था, उसको दबा दो तो पेन की निप निकल जाती थी बाहर, है ना, टिक टिक करके आवाज करता था वो। सो अगर आप उस पेन के स्प्रिंग को निकाल लीजिए और उसको पकड़ के ऐसे खींच दो, बड़े आसानी से आप ये काम कर लोगे, या उसको पकड़ के दबा दो, बड़े आसानी से काम हो जाएगा। स्प्रिंग को थोड़ा बड़ा करते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा स्प्रिंग लेके आते हैं तुम्हारे लिए। तो बड़े स्प्रिंग को तुम्हारे को दे दिया जाए और बोला जाए कि भाई साहब इसको पकड़ के खींचो, तो तुम्हें उसको खींचने में जोर लगेगा। क्यों? ऐसा क्या है स्प्रिंग में कि हमें जोर लग रहा है इसको खींचने में? या फिर कोई तुमसे बोले कि स्प्रिंग को दबा दो, तो उस स्प्रिंग को दबाने में तुम्हें जोर लगेगा, है ना। जैसे कि अपनी गाड़ी का सस्पेंशन जो होता है उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है शॉकर में, है ना, तो मैं वही स्प्रिंग दे दी जाए और बोला जाए कि भाई इसको पकड़ के एलोंगेट करो या कंप्रेस करो, तो जोर लगता है, काफी जोर लगता है ना। तो ऐसी चीजें हमने ऑब्जर्व करी, हमने सोचा यार ये क्यों हो रहा है ना। किसी भी स्प्रिंग को अगर हम दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें जोर लगाना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर स्प्रिंग के अंदर
एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ही रहना चाहती है। और जब कोई आदमी या फिर तुम जैसे लोग आके इसके शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करते हो, मैं बेसिकली यहाँ पे शेप नहीं बोलूंगा, शेप तो सेम ही रहेगी, जब साइज सॉरी मैं सेम ही रहेगी, इसमें तो कुछ नहीं बोलेंगे नहीं, बट तुम अगर तुम इसको चेंज करने की कोशिश करते हो तो ये स्प्रिंग क्या करती है, आपके अप्लाइड फोर्स पे, जैसे कि आपने मान लो इसको पकड़ के ऐसे इधर की तरफ पुल किया, तो आप क्या चाहते हो कि सर ये स्प्रिंग हमारी ऐसी हो जाए, आप क्या चाहते हो कि ये स्प्रिंग हमारी ऐसी हो जाए, यही चाहते हो, तभी तो आपने पकड़ के इसको खींचा इधर की तरफ। तो बेटा एक स्प्रिंग जब आप इसको पकड़ के ऐसे खींचते हो तो आपने देखा क्या इसका जो लेंथ है, जो इसका लेंथ है बेटा L, क्या वो चेंज हो गया? बिल्कुल हो गया सर। नाउ द लेंथ बिकम्स L डैश। सो L लेंथ में कुछ और लेंथ ऐड हुई जिससे कि एक नया लेंथ मिला L डैश। ये जो लेंथ ऐड हुई है बेटा इसको कहते हैं इलोंगेशन। क्या बोलते हैं इसको? इलोंगेशन। तो एक स्प्रिंग, इसको पकड़ के आपने खींच दिया, जब आपने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा तो इसका जो फ्री एंड होता है बेटा ये होता है फ्री एंड। ये क्या होता है बेटा? फ्री एंड। तो जो फ्री एंड ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको कहते हैं इलोंगेशन। वैसे ही अगर एक स्प्रिंग को पकड़ के दबा दोगे, तो स्प्रिंग को पकड़ के दबा दिया तो उसके फ्री एंड ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको कहते हैं कंप्रेशन। जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है हमारे पास, इसको पकड़ के आपने पुश किया इधर की तरफ, तो उससे क्या होगा? ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा जैसे आपने स्प्रिंग को पकड़ के दबाया ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। तो बेटा ये जो इसका फ्री एंड है, ये जो इसका फ्री एंड है, इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया ना, इसको कहते हैं बेटा कंप्रेशन। तो आगे से ये बार बार मैंने ये चीजें नहीं बोलूंगा कि खींचा स्प्रिंग को, दबाया स्प्रिंग को, मैं बात करूंगा इलोंगेशन और कंप्रेशन की। ठीक है, मैं बात करूंगा इलोंगेशन और कंप्रेशन की। जब भी किसी स्प्रिंग को पकड़ के दबा देते हो तो वहां पे कंप्रेशन आता है, जब भी किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींच देते हैं तो वहां पे इलोंगेशन आता है। तो आज के बाद मैं इलोंगेशन और कंप्रेशन के टर्म्स में बातें करूंगा। बेटा एक स्प्रिंग की टेंडेंसी है कि वो अपने नेचुरल या फिर मैं बोलूं ओरिजिनल शेप और साइज में ही रहना चाहती है। तो उसको जितना भी पकड़ के खींच लो, आप इसको पकड़ के ऐसे खींचो, छोड़ दो, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगी। आप इसको ऐसे दबा के छोड़ दो, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगी। तो एक स्प्रिंग की टेंडेंसी है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ही रहना चाहती है। और जब आप इसको चेंज करने की कोशिश करते हो तो स्प्रिंग जो है इसका विरोध करती है, अपोजिशन करती है। कैसे वो अपोजिशन करती है इसका? बाय अप्लाइंग अ रीस्टोरिंग फोर्स, बाय अप्लाइंग अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब भी अगर आपने स्प्रिंग को पकड़ के इलोंगेट किया तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको नाम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। जिसको क्या कहते हैं बेटा? स्प्रिंग फोर्स। ये एक तरह का रीस्टोरिंग फोर्स होता है। सर ये रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या? मेरे बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करवा दे। रीगेन मतलब दोबारा से उसी शेप और साइज में लेके आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? अच्छा तुमने वो रबर देखा होगा, रबर बैंड जो होता है अपने पास, है ना, जिससे कि वो चोटी वगैरह बनाते हैं, उस रबर में देखा होगा, उसको पकड़ के खींचो, जैसे छोड़ोगे वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आएगा। तो उसमें भी ऐसा ही होता है बेटा। तो जो भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ रही है उसके अंदर समझ जाओ एक फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है कि किसी भी बॉडी को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में वापस ले जाने का काम है। तो रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? किसी भी बॉडी को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में वापस ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स जो है बेटा, स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक तरह का क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स एक तरह का क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है। यहां पे देखो बेटा, ये F जो है वो अप्लाइड फोर्स है जो आपने लगाया है। दिस इज द अप्लाइड वन एंड दिस इज द रीस्टोरिंग वन। तो ये आपका अप्लाइड फोर्स, तो जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है उसके अपोजिट में हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। यहां पे आपने अप्लाइड फोर्स सीधा लगाया तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा बेटा। हमेशा ध्यान रखना कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा
या जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में रहेगा। तो यहां से आपका अप्लाइड फोर्स बाहर की तरफ है, वो इसको एलोंगेट करना चाहता है, तो स्प्रिंग फोर्स इसको वापस अपने शेप में लाना चाहता है। आपका अप्लाइड फोर्स इसको कंप्रेस करना चाहता है, तो स्प्रिंग फोर्स इसको नॉर्मल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लेना चाहता है। तो ये बात ध्यान रहेगी, जब भी आप किसी स्प्रिंग को पकड़ के इलोंगेट करते हो या फिर कंप्रेस करते हो, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको कि कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है जिसका काम क्या है, स्प्रिंग को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लाने का। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है या जो स्प्रिंग फोर्स है, इसका काम क्या है, स्प्रिंग को उसके ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लाने का। फोर्स हम कहां लगाएंगे, हम जो फोर्स लगाते हैं वो लगाते हैं इधर, विच इज द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। हम फोर्स कहां लगाते हैं, हम लगाते हैं यहां पे, विच इज द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। अगर मैंने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए, तो आप देख सकते हो मेरे बच्चे कि फ्री एंड का हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप देख सकते हो कि फ्री एंड का यहां पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो फ्री एंड का हुआ डिस्प्लेसमेंट। पहले फ्री एंड यहां था, आज फ्री एंड यहां पे है। तो जब भी मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो इसके फ्री एंड में होता है एक डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको कहा जाता है क्या, इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड। फ्री एंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको क्या कहते हैं, इलोंगेशन होता है। अगर मैं स्प्रिंग को दबाता हूं तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग को दबाने में फ्री एंड का हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और इसको कहते हैं कंप्रेशन। तो स्प्रिंग को पकड़ के खींचोगे तो इलोंगेशन, स्प्रिंग को पकड़ के दबा दोगे तो कंप्रेशन। याद रहेगी बातें, लिख लो इसको। पहले इतनी सी बातें लिखो, फिर मैं आपको स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ऑब्जर्व करिए कि किसी भी स्प्रिंग को पकड़ के खींचोगे फिर छोड़ दो तो वापस अपने शेप में आ जाती है। किसी भी स्प्रिंग को दबा दो फिर छोड़ दो, वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आती है। तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि किसी भी स्प्रिंग के अंदर जनरेट होता है स्प्रिंग फोर्स, जो कि एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, और इसका काम होता है कि स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रखे। इसका काम क्या है, वो स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रखना चाहती है। स्प्रिंग को जब हम ऐसे पकड़ के बाहर की तरफ खींचते हैं तो यहां पे इलोंगेशन होता है, स्प्रिंग को पकड़ के अगर हम दबा दें तो यहां पे कंप्रेशन होता है। बस इतना ही है इसमें। किया है नोट सभी ने? चलिए भाई, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, ये आ गई कंप्रेशन की, ये आ गई बेटा इलोंगेशन की। अगर एक स्प्रिंग है उसको पकड़ के आपने अगर दबा दिया, जैसे मान लीजिए इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो स्प्रिंग क्या होगी, दब जाएगी। ये स्प्रिंग कैसी हो जाएगी बेटा, ऐसी, ऐसी होगी ना बेटा ये स्प्रिंग। तो आप देखो ये वाला पार्ट अब अंदर आ गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इट इज व्हाट, इट इज कंप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। अगर वही एक स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया जाए तो ये स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो आपने देखा बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं। तो x is the displacement in of the free end, ठीक है। When a spring is pushed by a force F, it is compressed and the displacement x of its free end is called the compression, ठीक है। तो यहां पे जो x displacement हुआ इसको क्या बोलेंगे, compression कहेंगे। When the spring is pulled by a force F, it is elongated and the displacement x dash ऑफ इट्स फ्री एंड इज कॉल्ड द इलोंगेशन। तो बेटा जब आप इसको पुल करते हो तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स डैश, दैट इज नोन एज द इलोंगेशन। तो सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है, इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले पे चलेंगे फिर, ठीक है। नोट किया सभी ने? चलिए भाई, तो ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई कि कोई भी स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करना चाहती है। कोई भी स्प्रिंग को पकड़ के आपने खींचा तो आपने एक चीज तो जरूर देखी होगी कि सर जैसे जैसे मैं इसको और खींचता हूं इसके अंदर फोर्स डेवलप होता है। बहुत बढ़िया। तो
तो एक स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, स्प्रिंग को पकड़ के खींचा तो देखा कि क्या हुआ, इसका हुआ इलोंगेशन। तो यहां पे जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, पहले एफ फोर्स लगाया, इजीली इलोंगेट हो गई। अब और फोर्स लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, जो फोर्स मुझे लगाना है मेरे बच्चे, जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है तो जो फोर्स मुझे लगाना है बेटा वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है। एक स्प्रिंग है, आपने उसको दबाया, इजीली दब गया, और दबाओ, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा दबाने पे जोर और लगाना पड़ेगा, और ज्यादा दबाने पे और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग के साथ एक कहानी है, स्प्रिंग को अगर आप पुश करते हो तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कंप्रेशन की बात करूं मैं, और ज्यादा पुश करने के लिए बोले और जोर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा पुश करने के लिए और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा पुश करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स, और जब बिल्कुल बहुत पास आ रही है बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हमें होता है ऐसा, किया है कभी एक्सपीरियंस? मैंने तो किया है, इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को, तुम भी करके देखो, समझ आएगा। वैसे एक स्प्रिंग होती है, कोई तुमसे बोले कि भाई स्प्रिंग को पुल करना है, ठीक है, पुल किया। अरे जिम में तुमने देखा है वो वाला होता है, दो साइड से हैंडल पकड़ा होता है, बीच में स्प्रिंग लगे होते हैं, ऐसे खींचना होता है ना। अब तुम लोग तो गए नहीं होंगे जिम, है ना, मैं भी कभी गया था तो देखा था मैंने, वो तो सिर्फ वहां पे फिजिक्स ही चल रही थी वहां पे भी, है ना। एनीवेज, तो तुमने देखा होगा उसको ऐसे पकड़ के खींचना होता है, तो थोड़ा सा तो खींच जाता है, लेकिन ज्यादा जोर लगाना पड़ता है जब वो बहुत दूर हो जाते हैं। तो उसमें भी तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। आपने ऐसी वाली चीज देखी होगी, है ना, जिम वालों को पता होगा, जो लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग ऐसा करके यहाँ पे स्प्रिंग लगे होते हैं बहुत सारे इसमें, है ना, यहाँ पे वो टाइप के हैंडल होते हैं, इसको पकड़ के आपको क्या करना होता है, ऐसे पकड़ के ऐसे। तो इसमें होता ही है कि जब आप नॉर्मली इसको इलोंगेट करोगे हो जाएगा, लेकिन और ज्यादा इलोंगेट करने पे और जोर लगेगा, और ज्यादा इलोंगेट करने पे और ज्यादा जोर लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सर जितना ज्यादा इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। तो बेटा इसमें एक चीज देखी कि जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा उतना ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ही शानदार, वेरी गुड। तो जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा उतना ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलोंगेशन ज्यादा होने पे स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना। आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ डेवलप हो रहा है। बेटा जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा आपको भी अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होता जाएगा आपको भी अपने फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप अपने फोर्स को इंक्रीज नहीं कर पाए तो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। सो फॉर इक्विलिब्रियम आप चाहते हो कि F बराबर Fs होना चाहिए, है ना। इफ F इज लेस देन Fs, अगर आपका अप्लाइड फोर्स स्प्रिंग फोर्स से कम हो गया तो आप स्प्रिंग को एलोंगेट नहीं कर सकते, तो इसका एलोंगेशन नहीं हो पाएगा। अगर F बड़ा है F डैश से तो ही इसका एलोंगेशन हो सकता है। तो ये बात तो मुझे समझ आ गई कि जैसे जैसे मैं स्प्रिंग को इलोंगेट करता हूं मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मुझे ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हुआ। तो ये सारी बातें ऑब्जर्व करी हुक्स नाम के एक अंकल ने, साइंटिस्ट थे, है ना, और उन्होंने इसी चीज को अपने एक लॉ में बोला जिसमें उन्होंने हुक्स लॉ नाम दिया था। और इन्होंने कहा कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। जो स्प्रिंग फोर्स होता है बेटा इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। और यहां से एक और बात बोली कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है विच इज योर kx। ठीक है, बेसिकली उनका कहना यह था कि इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस kx, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? बाहर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि आप इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचते हो, इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचते हो। डिस्प्लेसमेंट बाहर होगा, स्प्रिंग फोर्स अंदर लगेगा। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा। ये सारी बातें हुक अंकल ने समझी। उन्होंने अपने एक लॉ बनाया विच इज नोन एज द हुक्स लॉ, जिसमें उन्होंने कहा दैट द स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स।
तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो F विल बी इक्वल टू माइनस का kx आता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्प्रिंग फोर्स जो कि किसी भी स्प्रिंग के अंदर डेवलप होता है। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पे माइनस साइन रिप्रेजेंट्स ओनली दैट spring force is a restoring force। माइनस का साइन क्या बताता है बेटा? माइनस का साइन हमें सिर्फ यही बताता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स जो है वो क्या है? एक रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पे नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। तो चलो भाई एक बार मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं फाइनल टाइम, जरा गौर फरमा के देख लेना। कोई भी एक स्प्रिंग है बेटा, कोई भी एक स्प्रिंग है, अगर आप इसको पकड़ के ऐसे खींचते हो तो ये इलोंगेट होता है। आप इसको पकड़ के खींचोगे तो ये क्या होगा? इलोंगेट होगा। जैसे जैसे ये इलोंगेट होता जा रहा है, जैसे जैसे ये इलोंगेट होगा तो इस पे जो फोर्स आप लगा रहे हो, है ना, इस पे जो आप ये फोर्स लगा रहे हो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि पहले मान लीजिए आपने फोर्स लगाया F, है ना, फिर आपने फोर्स लगाया F डैश, फिर अब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा F डबल डैश। तो आपने ये चीज देखी कि भाई जैसे जैसे स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इसको एलोंगेट करने के लिए। तो ये सारी बातें समझी हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया विच इज कॉल्ड एज द हुक्स लॉ। स्पेलिंग देख लेना, कभी कभार मैं गलत लिख देता हूं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ सर? मुझे फोर्स ज्यादा क्यों लगाना पड़ा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी इंक्रीज होता गया। ठीक है, तो जैसे जैसे इलोंगेशन इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी इंक्रीज होने लगा। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो ये बात हुक्स अंकल ने बोली कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू द माइनस का एक्स। माइनस का एक्स क्यों बोला गया उन्होंने? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? इधर बाहर की तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा है और जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो अंदर की तरफ लगता है ना। इन्होंने बोला जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा विच इज नोन एज द स्प्रिंग्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, कुछ लोग इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। और ये अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, तो डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, तो अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होता है जो कि गिवन होता है बेटा हमेशा। तो इसके लिए कभी परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है, तो इसके लिए कभी परेशान मत होना। अच्छा देखो बेटा, ऑब्वियस ये बात है स्प्रिंग फोर्स अगर ज्यादा होगा तो हमें भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा इसको बाहर की तरफ एलोंगेट कराने के लिए। तो हुक अंकल ने हमें ये वाली बात बोली। हुक अंकल ने कहा कि बेटा देखो सीधी सी बात है, इलोंगेशन इंक्रीज होने से क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इलोंगेशन इंक्रीज होने से क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो गया तो आपको भी तो उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा स्प्रिंग को फर्दर एलोंगेट करने के लिए। जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है आपको भी अपना फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि आप इस स्प्रिंग को एलोंगेट कर सको। क्योंकि अगर इफ आपका फोर्स बराबर हो जाए स्प्रिंग फोर्स के तो देयर विल बी नो फर्दर एलोंगेशन, देयर विल बी नो फर्दर इलोंगेशन। तो फर्दर कोई भी इलोंगेशन पॉसिबल नहीं होगी बेटा। और अगर F ग्रेटर देन Fs हो जाए तो जिस बिल्कुल यहां पे फर्दर इलोंगेशन पॉसिबल है। होगा तो हम क्या चाहते हैं कि भाई हम और ज्यादा स्प्रिंग को एलोंगेट करें। हम क्या चाहते हैं कि हम और ज्यादा स्प्रिंग को क्या करें? एलोंगेट करें। तो हमें और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो स्प्रिंग को एलोंगेट करने के लिए आपको धीरे धीरे अपने फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा
और वो क्यों करना पड़ेगा उसकी बात हमें बताई हुक अंकल ने। उन्होंने कहा देखो बेटा ऐसा होता है कि जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ता जाता है स्प्रिंग का फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है। ये सारी बातें उन्होंने ऑब्जर्व करी है, एक्सपेरिमेंटल वाली बातें हैं तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे इलोंगेशन इंक्रीज होता जाता है स्प्रिंग का फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। तो स्प्रिंग का फोर्स इंक्रीज होगा तो आपको भी अपने फोर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि आप फर्दर इलोंगेशन कर सको, क्योंकि अगर आपका फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बराबर हो गए तो फिर आगे फर्दर इलोंगेशन नहीं होगा, ये यहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर आपका फोर्स स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली फर्दर इलोंगेशन हो सकता है। इसमें एक कंडीशन और भी आती है कि अगर आपका फोर्स स्प्रिंग फोर्स से कम हो जाए तो बेटा स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा, फिर आप इसको नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर मान लो आपका फोर्स स्प्रिंग फोर्स से कम हो गया तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने लग जाएगी, तो उसमें आप इसको नहीं रोक पाओगे फिर, ठीक है। तो क्या बोले, अगर स्प्रिंग फोर्स आपके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गई तो स्प्रिंग वापस आएगी और आप इसको नहीं रोक पाएंगे। तो आप चाहते हो फर्दर इलोंगेशन हो, उसके लिए आपका जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ता है आपको उतना ज्यादा फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हुक अंकल ने हमें स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला दे दिया। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि स्प्रिंग फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन shows that spring force is a restoring force, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है बेटा, यही शो करता है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स है और वो स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लाना चाहता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स की कहानी खत्म हो जाती है बेटा। कुछ नोट करने लायक अगर तुम्हें लगता है ये तो नोट किया होगा, ये सारी बातें भी तुम्हें नोट करनी है तो कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? फिर यहां पे आइए, यहां पे तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ ज्यादा खास चीजें समझ आई होगी, बट हाँ इससे आगे अच्छे से समझा दिया था, फिर भी नोट कर लो इसको एक बार, ठीक है। कुछ है तुम्हारे लायक नोट करने लायक तो देख लो, नहीं तो फिर यहां से नोट कीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया। इसके आगे हम बात करेंगे बेटा हुक्स लॉ की। हुक्स अंकल ने यही बात बोली थी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स F वेरीज लीनियरली विद द x एंड एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू x। ये स्प्रिंग फोर्स के लिए उन्होंने बोला, तो स्प्रिंग फोर्स को उन्होंने दर्शाया माइनस के x के साथ। नेगेटिव साइन शो करता है कि F जो है वो x के अपोजिट होगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, स्प्रिंग फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं कि सपोज दिस इज अ स्प्रिंग, और मेरे बच्चे अगर आपने स्प्रिंग का किया इलोंगेशन, अगर आपने किया स्प्रिंग का इलोंगेशन तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, स्प्रिंग को पकड़ के बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो उसमें स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कहां आएगा बेटा, बाहर की तरफ होगा। उस केस में स्प्रिंग फोर्स अपोजिट टू द एक्स लगता है इन दिस डायरेक्शन। सेकेंड चीज हम बात करते हैं बेटा कंप्रेशन की। कंप्रेशन की कहानी यह कहती है कि अगर आप किसी स्प्रिंग को दबा के उसको कंप्रेस करते हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ठीक है। अगर आपने किसी भी स्प्रिंग को दबाया तो डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ, तो उस केस में मेरे बच्चे स्प्रिंग फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। उस केस में जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये वाली बात ये शो करते थे कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको कि स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, और के का वैल्यू आपको गिवन होता है बेटा। कभी कभार क्वेश्चन में आपको के का वैल्यू फाइंड करना होता है तो उसके लिए वो कुछ और डाटा आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है। तो भाई ये हुक्स लॉ वैसे तो मैंने बता दिया था, फिर भी नोट करना है तो नोट कर लो, अच्छी साफ सुथरी राइटिंग में कुछ समझ आ रहा हो तो, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई। तो सर ये टेंशन फोर्स से कैसे अंतर आता है इसमें, है ना। तो यहां पे मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं आपको स्प्रिंग फोर्स और टेंशन के बीच में। ठीक है, तो पहली चीज रस्सी में जो जनरेट होता है, रस्सी में जो जनरेट होता है उसको कहता है टेंशन टी। एक रस्सी यहां से बांध दी गई और यहां से इस रस्सी को पकड़ के खींचा गया विद द फोर्स ऑफ F,
तो रस्सी में जो डेवलप होगा इसको कहते हैं टेंशन टी। स्प्रिंग के साथ भी ऐसी ही कहानी है। बोला जाता है कि अगर एक स्प्रिंग को पकड़ के आप इलोंगेट कर रहे हैं, तो स्प्रिंग में भी एक फोर्स डेवलप होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन विच इज नोन एज द स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे वहां पे टेंशन डेवलप हुआ, यहां पे भी क्या डेवलप होगा मेरे बच्चे? स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होता है विच इज योर स्प्रिंग फोर्स। एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो टेंशन होता है वो F के बराबर होता है। सिमिलरली एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे आप अगर स्प्रिंग पे डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हो, अगर आपने रस्सी के ऊपर डायरेक्टली फोर्स लगाया तो यहां पे टेंशन फोर्स के बराबर होता है। अगर आपने स्प्रिंग पे डायरेक्टली फोर्स लगाया तो यहां पे भी स्प्रिंग फोर्स जो है वो आपके F के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं यहां पे, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली। सर यहां पे हम कंसीडर करते हैं इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, समझ जाओ बात को, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, टेंशन उस केस में बेटा सेम रहेगा थ्रू आउट स्ट्रिंग। पूरी रस्सी में टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा। सिमिलरली यहां पे भी अजम्पशन है बेटा, इफ स्प्रिंग इज मासलेस, तो स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा थ्रू आउट स्प्रिंग। ठीक है, क्लियर रहेगी बातें? पक्का? बहुत बढ़िया। अगले पेज पे आओ। थर्ड पॉइंट, एक रस्सी इन एक्सटेंसिबल होती है। स्ट्रिंग इज inextensible, therefore acceleration of each block will be same। हर एक ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि रस्सी जो है बेटा इनएक्सटेंसिबल होती है, तो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। यहां पे m, अगर इसको एक स्प्रिंग से जोड़ा जाए, यहां पे m डैश, बेटा स्प्रिंग जो है एक्सटेंसिबल होती है, स्प्रिंग इज एक्सटेंसिबल, therefore acceleration of each block will be different। तो इसका एक्सेलरेशन अगर a है बेटा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा a डैश। ठीक है, तो स्प्रिंग में ये वाली कहानी मत लगाना कि सर ऐसे ऐसे होता है। ठीक है सर, समझ गए बात को। इसके अलावा और कोई पॉइंट? हाँ बिल्कुल है, रुको जरा। टेंशन जो लगता है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगता है, तो स्प्रिंग फोर्स भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगेगा। टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो स्प्रिंग फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो सिर्फ एक ही अंतर है दोनों में कि रस्सी जो होती है उसका लेंथ चेंज नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स के डिफरेंट होंगे। बाकी देख लो बेटा,
टेंशन पूरी रस्सी में सेम होता है, स्प्रिंग फोर्स पूरे स्प्रिंग में सेम होता है, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्प्रिंग फोर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। इसके अलावा यहां पे सारी बातें आपको पता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे टेंशन फोर्स के बराबर होता है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे स्प्रिंग फोर्स भी फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉइंट जो टेंशन से रिलेटेड है? नहीं ना, तो नहीं है यहाँ पे भी। हाँ, अगर रस्सी का मास होगा तो टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, वैसे ही अगर स्प्रिंग का मास होगा तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, सो एज लाइक द स्ट्रिंग, जैसे रस्सी में होता था वैसे ही स्प्रिंग को भी हम मासलेस ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो जैसे रस्सी को आप बोलते थे ना कि वो मासलेस है, वैसे ही स्प्रिंग भी क्या कंसीडर की जाएगी, मासलेस कंसीडर की जाएगी। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, और कहीं पे स्प्रिंग को लेके कंफ्यूजन हो तो जो कहानी टेंशन के लिए लगाते थे वही कहानी स्प्रिंग के लिए भी लगा देना। बस इतना ध्यान रखना, स्प्रिंग का एक फोर्स होता है विच इज गिवन बाय kx, ठीक है। चलिए भाई, तो ये वाली बातें याद रख लेना, काम आ जाएगी। ये वाली बातें याद रख लेना बेटा, काम आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी तुम्हें। फिर नोट किया सभी ने? यहां पे आइए, सारी बातें नोट कीजिए। हो गया? चलिए भाई, तो इस पे एक सवाल करते बेटा, फाइंड द एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग। बेटा एक्सटेंशन जब बोलता है तो वो इलोंगेशन की बात कर रहा है इस पे, ठीक है। एक्सटेंशन बोले तो इलोंगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। हमारे इस डायग्राम में हमने देखा तो ये स्प्रिंग है दो, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। बेटा यहाँ पे फोर्सेस लगेंगे 2G वाले, यहां से फोर्स लगेगा 1G वाला। अच्छा, आप नेचर तो देख ही सकते हो कि स्प्रिंग यहां पे सिर्फ और सिर्फ इलोंगेट हो सकते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकती। स्प्रिंग आप देख रहे हो मेरे बच्चे, तो स्प्रिंग यहां पे सिर्फ और सिर्फ इलोंगेट हो सकती है। तो यहां पे जब वो एक्सटेंशन बोल रहे हैं तो मतलब वो इलोंगेशन की बात कर रहे हैं ना। चलिए भाई फाइंड करते हैं। तो जब आप स्प्रिंग को कंसीडर करते हो तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर वो स्प्रिंग का फोर्स कैसे लगाऊं। तो जैसा आप काम टेंशन के लिए करते थे, जैसा काम आप टेंशन के लिए करते थे, तो बस ध्यान रखो टेंशन की जगह आज स्प्रिंग फोर्स लगा देना। मैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। जैसे कि मान लीजिए 1 kg का जो बॉक्स है जिसके लिए मैंने एक FBD बनाया, तो बेटा 1 kg वाले पे ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा 1G वाला फोर्स और नीचे वाली स्प्रिंग का फोर्स। तो ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगा है इट इज Fs1, नीचे जो स्प्रिंग फोर्स लगा इट इज Fs2। देखो पहले टेंशन की बातें होती थी, आज स्प्रिंग फोर्स की बातें हो रही है। 2 kg वाली की बात करें बेटा, सो 2 kg का जो ये ब्लॉक मैंने बनाया, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा Fs2 और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2G। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये पूरा सिस्टम जो है जब आप इसको कंप्लीटली लटका के छोड़ दोगे तो क्या ये जो स्प्रिंग है वो अपने मैक्सिमम इलोंगेशंस पे होगा? क्या उसके बाद ये एक्सेलरेट कर सकता है और नीचे की तरफ? नहीं कर सकता ना। मैंने क्या बोला, आपको कंफ्यूजन हो इसलिए इसको टेंशन वाली पिक्चर से कंपेयर करके देखना, मजा आएगा। स्प्रिंग लगाई आपने, बॉक्स कनेक्ट किए, छोड़ दिया, उसके बाद अब आप देख रहे हो कि ये बॉक्स नीचे आया, ये भी बॉक्स नीचे आया और नीचे आके रुक गया, ये भी रुक गया है, ये भी रुक गया है। क्या ये बॉक्स इससे और ज्यादा नीचे जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर, क्योंकि ये जो है अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे है इस टाइम पे। ये दोनों की दोनों स्प्रिंग्स जो हैं वो इस टाइम पे अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे है। भले आप इस वाली स्प्रिंग की बात करें या फिर आप बात करें तो इस वाली स्प्रिंग की, दोनों की दोनों स्प्रिंग्स इस टाइम पे अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे हैं और इससे नीचे जाना अब इन बॉक्स की बस की बात नहीं है। यानी कि बॉक्स दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो एट मैक्सिमम इलोंगेशन, बेटा जब भी बात यहां पे मैक्सिमम इलोंगेशन की करेंगे, जो बॉक्स है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम में। तो जो बॉक्स होंगे बेटा वो है कहां पे, इक्विलिब्रियम में। और जब ये बॉक्स हमारे इक्विलिब्रियम में होंगे तो उस टाइम पे मैं बोल सकता हूं दैट Fs1 इज इक्वल्स टू 1G प्लस Fs2।
यहां पे मैं बोलूंगा दैट Fs2 विल बी इक्वल्स टू 2g। बेटा g का वैल्यू 10 लेके सॉल्व करें तो Fs2 का वैल्यू आएगा 20 न्यूटन का। तो यहां से Fs1 हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30 न्यूटन का। पर मुझे ये नहीं बताना था, ये तो आपने स्प्रिंग का फोर्स बताया, मुझे स्प्रिंग फोर्स नहीं, मुझे इलोंगेशन बताइए। तो आप जानते हो कि स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर होता है, आप ये बात जानते हो कि स्प्रिंग फोर्स kx के बराबर होता है। और सेकंड वाले की स्प्रिंग फोर्स बात करें सो इट विल बी k2 x2 इक्वल्स टू 20। बेटा k2 का वैल्यू कितना है 100, सो 100 x2 इज इक्वल्स टू 20। तो मेरे बच्चे यहां से x2 का जो वैल्यू आएगा इट विल बी योर 20 divided by 100. So 0.2 meter is the elongation in the second spring. यहां पे देखेंगे K1 x1 equals to 30, तो K1 का वैल्यू भी कितना है 100 है, so 100 x1 is equals to 30। तो बेटा यहां से x1 का वैल्यू 0.3 मीटर। चाहो तो आंसर सेंटीमीटर्स में निकालो, चाहो तो आंसर मीटर में निकालो, ये आपकी इच्छा श्रद्धा है, इस पे हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, अगर ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में आ गए तो आपको आंसर सेंटीमीटर में निकालना है, अगर ऑप्शंस आपके मीटर में है तो आंसर मीटर में तो है ही सही। चलिए भाई हो गया है, नोट कर लिया है सबने। चलिए भाई बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है क्या, एक मिनट रुको, पहले ये सारी चीजें आपके लिए जो समस्याएं क्रिएट करेगी इन सबको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपके लिए हटा देता हूं। चलो, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस जी, rather I write 1 kg here, 2 kg here and 3 kg here. ठीक है, तो K स्प्रिंग फोर्स के लिए होता है। In the system shown all the surfaces are smooth and the string is massless and inextensible। बेटा ये स्ट्रिंग बोला है, तो ऐसी बातों पे अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि कहीं उल्टा ना पढ़ लो तुम लोग, है ना, क्योंकि दोनों चीज आएगी, रस्सी यानी स्ट्रिंग और स्प्रिंग, है ना, तो दोनों आएंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो बेटा यहां पे सबसे पहले तो सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है, दूसरी बात आपको टेंशन बताना है, रस्सी में कितना है, और एक्सटेंशन यानी कि यहां पे एलोंगेशन कितना होगा ये बताना है आपको। बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या हम इनका एफबीडी बनाते थे, यहां से देखो टेंशन लगता है इधर की तरफ, यहां से देखो टेंशन लगता है इधर की तरफ, बहुत ही बेहतरीन। रस्सी सेम होने की वजह से ऐसा हो गया। ये 3 kg वाला बॉक्स नीचे आएगा तो इसको स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगा विद द फोर्स ऑफ kx, या अभी सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लिख देता हूं। स्प्रिंग फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पे लगेगा 2g नीचे की तरफ, इस पे लगेगा 3g नीचे की तरफ। ऑब्वियसली बात है पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पे पूरा सिस्टम नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और ये डब्बा आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इस पे भी 1g का फोर्स लगेगा, बट वो 1g का फोर्स किसी काम का नहीं है क्योंकि 1 kg वाला बॉक्स हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट करेगा। तो सबसे पहली चीज हम फाइंड करने जा रहे हैं यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन। तो बेटा 1 kg वाली का एफबीडी बनाया, तो यहाँ पे देखेंगे टेंशन T लग रहा है, ये 1 kg का बॉक्स, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ a हो रहा है। सो t इज इक्वल्स टू 1a, दिस इज द इक्वेशन, या फिर t इक्वल्स टू a लिख देता हूं, यहां से काम बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसके अलावा मैं 2 kg वाले बॉक्स की बात करूं, सो ये 2 kg का बॉक्स, ऊपर से टेंशन T लग रहा है, नीचे लगेगा 2g एंड स्प्रिंग फोर्स kx नीचे की तरफ, या फिर मैं जिसको अभी सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही लिखता हूं। इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a हो जाएगा, इक्वेशन बनाई जाएगी 2g प्लस का स्प्रिंग फोर्स माइनस का t इज इक्वल्स टू 2a। फिर उसके अलावा 3 kg वाला बॉक्स, जिसको कि हमने देखा तो देख के ऐसा लगा जैसे ऊपर की तरफ तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, 3 kg का डब्बा है, नीचे की तरफ 3g वाला फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। इक्वेशन बनाई जाएगी 3g माइनस का स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू 3a।
टी की जगह पे ए पुट करेंगे तो ये उधर चल जाएगा, 3a कहलाएगा, और 3a और यहां से स्प्रिंग फोर्स निकल जाएगा बेटा, है ना, निकल सकता है यहां से स्प्रिंग फोर्स। पर मुझे ये सब थोड़ी चाहिए, मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए था सर, मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो स्प्रिंग फोर्स की जगह मैं 3g माइनस का 3a लिखता हूं, है ना। चलिए भाई, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 और यहां पे ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो एक काम करते हैं, यहां से टेंशन की जगह a पुट करना, स्प्रिंग फोर्स की जगह बेटा 3g माइनस का 3a पुट करना। चलिए भाई, सो 2g प्लस का fs, 2g प्लस का fs माइनस का t इक्वल्स टू 3a, सॉरी 2a। सो 2g प्लस का 3g माइनस का 3a माइनस का a इक्वल्स टू 2a। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 उधर 6 से, तो ये हो जाएगा 5g इज इक्वल्स टू 6a, a का वैल्यू 5g बाई 6। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन आपने निकाल ली है, 5g बाई 6 आएगी एक्सेलरेशन। अब चाहो तो g का वैल्यू 10 पुट करके भी सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारी मर्जी है, इस पर कोई रोक टोक नहीं करूंगा मैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग, बेटा रस्सी में टेंशन क्या a के बराबर है, देख लो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट t इक्वल्स टू a, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t इज इक्वल्स टू a होगा, सो t इज इक्वल्स टू 5g बाई 6 न्यूटन भी होगा। चलिए भाई, तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी आ गया। थर्ड वाला पार्ट क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट हमसे कहता है फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ द के इज 50 न्यूटन पर मीटर। बेटा x कितना एलोंगेशन होगा ये बताना है। a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर थर्ड मैं लिख सकता हूं दैट fs इक्वल्स टू 3g माइनस 3a, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड fs कैन बी रिटन एज 3g माइनस का 3a, और a की जगह 5g बाई 6 पुट करेंगे, तो fs इक्वल्स टू 3g माइनस का 3 इंटू 5g बाई 6। बेटा ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये 15, तो 3g बाई 6 हो जाएगा फिर से, देखो ना 6 3 18 और 3 5 15, तो 18 माइनस 15 3, तो 3g बाई 6। अच्छा एक बात बताइए, क्या स्प्रिंग फोर्स को जब हम लिखते हैं तो क्या इसको लिखते हैं kx इक्वल्स टू 3g बाई 6, यानी कैन बी रिटन एज g बाई 2, तो 50x इज इक्वल्स टू g की जगह 10 पुट कर देता हूं मैं सीधा, 10 बाई 2, 0 से 0 मरेगा, x का वैल्यू बनेगा 1 बाई 10 मीटर, कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर, और कैन बी रिटन एज 10 सेंटीमीटर। तो जो भी ऑप्शन आपको दे रखा हो, सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, आप उसके हिसाब से अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। 0.1 मीटर इज ऑल्सो करेक्ट एंड 10 सेंटीमीटर इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमने तीनों चीजें निकाली, हमने एक्सटेंशन भी फाइंड किया, हमने टेंशन भी फाइंड किया, और हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड किया। तो क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि स्प्रिंग फोर्स से कैसे डील करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आप स्प्रिंग फोर्स पहले करते थे वही स्प्रिंग फोर्स की बातें हैं। ऑल्सो स्प्रिंग फोर्स आपने देखा होगा वो एकदम से नहीं होता, थोड़ा टाइम लगाता है, तो इंस्टेंट चेंज वाली चीजें नहीं है, वो अपनी वैल्यू को थोड़ा धीरे धीरे चेंज करता है। तो आप लॉन्ग टर्म पे भी इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा, थॉट क्लियर होगा उससे भी। फिलहाल तो इसको नोट कर लीजिए, फिलहाल तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिखिए। हो गया ये भी नोट, वेरी गुड। चलिए भाई अगला सवाल तुम्हारे आंखों के सामने है। एट एनी इंस्टेंट द 10 kg मास हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg। अच्छा ये आप जानते हो कि जो स्प्रिंग होता है वो एक्सटेंसिबल है, यानी दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है 10 kg वाले का एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द 20 kg ब्लॉक। सो 20 kg वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा। स्प्रिंग फोर्स सर आप ऐसे क्यों करते हो कि हमेशा kx ले लेते हो, बेटा वो स्लो वाला फोर्स है तो उसको आपको इतनी दिक्कत नहीं करेगा, ऐसे टेंशन की तरह इंस्टेंटली वैल्यू चेंज नहीं करता है वो अपनी, ठीक है। चलिए भाई अब हमने बात करी, सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं फॉर द 10 kg ब्लॉक। 10 kg वाले पे स्प्रिंग फोर्स लगता है kx,
फिर हमने एफबीडी बनाया फॉर द 20 kg बॉक्स। 20 kg वाले पे फोर्स लगता है यहां से 200 न्यूटन का, और यहां से जो फोर्स लगता है इट विल बी ऑफ kx अगेन। ठीक है, चलिए भी बहुत ही बेहतरीन। चलो अब इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा a, तो वो a निकालना है। अच्छा, क्या इसके पास एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का? बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि kx इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा 10 kg वाले को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? स्प्रिंग फोर्स। सो kx विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ 10 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kx कैन बी रिटन एज 120 न्यूटन। सो देखा जाए तो मुझे स्प्रिंग फोर्स मिल गया है 120। यहां से इसके लिए इक्वेशन लिखी जाए तो 200 माइनस का kx इज इक्वल्स टू 20a। सो 200 माइनस का, बेटा kx का वैल्यू 120 है ना, लिख दीजिए डायरेक्टली 120 इज इक्वल्स टू 20a। तो 80 इज इक्वल्स टू 20a। तो a का वैल्यू आएगा बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक। दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है ये। अच्छा, अगर ये आपको स्प्रिंग कांस्टेंट देके एलोंगेशन मांग लेता तो वो भी बता सकते थे ना। अगर वो आपसे बोल देता कि भैया के हमारे पास है 1200 न्यूटन पर मीटर, देन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। हाँ, अगर वो बोलता कि के का वैल्यू भाई साहब 1200 न्यूटन पर मीटर है, तो व्हाट विल बी द एक्सटेंशन? एक्सटेंशन क्या होगा उस केस में? तो सीधी सी बात है, यहां पे देखो के की जगह 1200 पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा फिर। तो के एक्स इक्वल्स टू 120 था। सो 1200 एक्स इज इक्वल्स टू 120। 120 को 10 से किया, एक्स का वैल्यू 1/10 मीटर। चाहो तो इसको 10 सेंटीमीटर लिखो या फिर इसको लिखो 0.1 मीटर, ये आपकी इच्छा श्रद्धा थी। तो बेटा वो डिपेंड करता है कि आपसे क्या वो एग्जामिनर पूछना चाहता है। हो सकता है कि वो आपको ये दे दे क्वेश्चन बना के, जैसे मैंने दे दिया, बोला कि भैया के का वैल्यू 1200 है, एक्सटेंशन बताओ, तो तुमने बता दिया वो चीज। तो ऐसी चीजों को लेके घबराना मत, परेशान मत होना कि हाय रब्बा ये क्या हो गया, हाय तौबा वगैरह मचाना हो, है ना, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। नोट करो जल्दी से, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल बोलता है अ स्प्रिंग टॉय वेइंग 1 kg ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस सडनली जंप अपवर्ड। बेटा एक स्प्रिंग टॉय है जिसका वेट 1 kg का है और वो स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा हुआ है। सडनली वो टॉय ऊपर की तरफ खड़ा होता है। जैसे कि तुमसे कोई कहा जाए कि तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ, तो जब तुम वेइंग मशीन पे खड़े होगे तो तुम्हारा वेट दिखाएगा वो, है ना, जिसको तुम बोलते हो कि भाई 40 किलो, 50 किलो, है ना, 60 किलो। वैसे कोई खिलौना है जो कि स्प्रिंग बैलेंस जो है एक तरह की वेइंग मशीन ही है हमारी। तो एक टॉय बेटा किसी वेइंग मशीन पे खड़ा है जो कि 1 kg का है, ठीक है। अब वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ तो टॉय का वेट पता चला 1 kg का है। सडनली द टॉय जंप्स अपवर्ड। अब तुमसे कोई बोले कि तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो, तुम्हारा मास अभी 60 kg दिखा रहा है, और कोई तुमसे बोले कि तुम जंप करो, तो जैसे तुम जंप करोगे उस टाइम पे जो स्प्रिंग, ये जो वेइंग मशीन होती है, इसकी रीडिंग चेंज हो जाती है बेटा। कहीं मौका मिले ना करके देखना। स्प्रिंग वेइंग मशीन पे खड़े हो गए, वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, तुम देखते हो ओ अच्छा मैं 50 किलो का हूं, ठीक है भाई अब कूदो। जैसे तुम कूदोगे ना तो उसकी जो रीडिंग 50 किलो दिखा रही थी ना वो बढ़ जाएगी। तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ, एक खिलौना जिसका वेट 1 kg का था वो एक वेइंग मशीन पे, बेटा ये वेइंग मशीन ही होती है, स्प्रिंग बैलेंस बोले तो वेइंग मशीन है ना, तो वेइंग मशीन है, सडनली वो खिलौना उस पे से कूदता है। तो तुम पास में खड़े थे, तुमने देखा कि जो रीडिंग आ रही है वो 1.05 kg हो गई। जैसे वो खिलौना कूदा तो रीडिंग जो पहले 1 kg दिखा रही थी आज वो 1.05 kg दिखा रही है। तो इस प्रोसेस में कितना एक्सेलरेशन होगा खिलौने का ऊपर की तरफ। तुम खड़े हो वेइंग मशीन पे, तुम्हारा मास दिखा रहा है 50 किलो का, तुमसे बोला जाए कूदो, तो तुम जैसे कूदोगे तो तुम फोर्स लगाओगे उसके ऊपर, हाँ पहले तुम 50 किलो का फोर्स लगा रहे थे, जैसे कूदने के लिए बोला जाए तुम और फोर्स लगाओगे उसके ऊपर, बदले में वो वेइंग मशीन भी तुम पे फोर्स लगाएगी। हाँ तो ऐसी कहानी है यहां पे भी। तो ये वेइंग मशीन, इस पे कोई खिलौना या फिर तुम भी खड़े हो, तो जैसे तुम इस पे कूदने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, पहले जोर लगाते हो नीचे कूदने के लिए, ऐसा थोड़ी कि ऐसे कूद गए, है ना। कूदने के लिए, जंप करने के लिए आपको जमीन को पुश करना पड़ता है नीचे। तो जैसे आप ऊपर की तरफ जंप करने लगे, आपने इसको पुश किया नीचे की तरफ, बदले में भाई साहब ने आप पे लगा दिया नॉर्मल फोर्स।
तो आपका वेट तो mg था, आपका वेट तो mg था, कूदने के लिए आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, जैसे तुमने एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लगाया, इस वेइंग मशीन ने तुम पे भी एक फोर्स लगा दिया विच इज द नॉर्मल, और जो वेइंग मशीन की रीडिंग होगी वो नॉर्मल के बराबर होगी। तो उस केस में बेटा आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, आप वो बताइए। आप यहां पास में खड़े हो, ये कोई खिलौना था, ठीक है, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस टॉय, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वेइंग मशीन पे रीडिंग वही होती है जितना फोर्स आप उस पे लगाते हो। जब आप वेइंग मशीन पे खड़े हो तो आपका फोर्स है mg, जो कि वेइंग मशीन पे लग रहा है, तो वो रीडिंग वही दिखाता है mg के बराबर। लेकिन जैसे आप कूदोगे तो आप एक्स्ट्रा फोर्स उसके ऊपर लगा दो, वेइंग मशीन के ऊपर, आपके वेट से एक्स्ट्रा फोर्स, तो वेइंग मशीन रीडिंग में क्या दिखाएगी कि आपने कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, और उतना ही फोर्स वेइंग मशीन आप पे भी लगाती है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर, बता सकते हो। अब तो बड़ा आसान सा सवाल है, एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई? अरे बट तो सिंपल सी कहानी है, n माइनस का mg इज इक्वल्स टू ma, n इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वेइंग मशीन ऑन यू, फोर्स अप्लाइड बाय वेइंग मशीन ऑन टॉय, ऑल्सो n इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन। भैया जितना फोर्स तुम वेइंग मशीन पे लगाओगे उतना ही फोर्स वेइंग मशीन तुम पे लगाएगा। दूसरी बात, जितना फोर्स तुमने वेइंग मशीन पे लगाया उतनी रीडिंग वो दिखाता है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन बड़ी अच्छी चीज है बेटा, दिखने में हमें दिखता है मामूली सा डब्बा ही तो है, ये है क्या करता है, वजन दिखाता है हमारा, बट असल में बहुत अच्छी चीज है वेइंग मशीन बेटा। तो वेइंग मशीन पे जितना फोर्स लगाओगे उतना फोर्स वो तुम पे लगाएगा, वेइंग मशीन पे जितना फोर्स लगाओगे उतनी रीडिंग वो दिखाएगा। तो दोनों ही चीजें n होती है बेटा, तो हमें n ही तो ए बताना है इसमें, है ना। तो यहां पे देखो बेटा रीडिंग दे रखी है 1.05, तो 1.05 g माइनस का 1 g इज इक्वल्स टू 1 a, 0.05 g इज इक्वल्स टू 1 a, तो a का वैल्यू बनेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है आपका फाइनल आंसर। g का वैल्यू 10 लेना, क्वेश्चन में बोला है बेटा, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 0.5, तो a का वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए भाई नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। कर लिया है नोट सभी ने, बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। चलो भाई, क्वेश्चन कहता है सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। पहले ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, ये जो स्प्रिंग है इसका मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ होता है, ठीक है। तो जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो समझ जाना स्प्रिंग अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे है। द स्प्रिंग एंड द स्ट्रिंग आर मासलेस, नाउ द स्ट्रिंग इज कट। बेटा रस्सी को काट दिया गया, जैसे रस्सी को काटा, अब हुआ यूं, जैसे रस्सी कटेगी m वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और 2m वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 2m वाले पे लग रहा है स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, है ना, और साथ ही साथ नीचे 2mg इस पे लग रहा था टेंशन T, और एक टेंशन T नीचे की तरफ है, और एक mg था। तो बेटा क्या हुआ, जैसे रस्सी को काटोगे टेंशन 0 हो जाएगा, रस्सी को काटा टेंशन 0 हुआ। तो एक बार मैं क्या करता हूं, FBD बना देता हूं। तो ये 2m वाला ब्लॉक है मेरे बच्चे, 2m वाला ब्लॉक है, इस पे नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है 2mg, एक लग रहा है टेंशन T, और एक लग रहा है स्प्रिंग फोर्स Kx ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये कब की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम व्हेन, या फिर बोलता हूं इनिशियली। इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में था, और मेरे बच्चे जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो Kx को लिखा जाएगा क्या, 2mg प्लस का T, बिल्कुल लिखा जाएगा सर इक्विलिब्रियम में Kx को 2mg। अच्छा m वाले ब्लॉक की बात करें, तो m वाले ब्लॉक की बात करें, सो इट विल बी योर mg, और यहां पे टेंशन T लगेगा T। बेटा इनिशियली T बराबर mg भी होगा, इनिशियली T बराबर mg भी हो जाएगा। इनिशियली यहां पे बोला गया है सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट, तो भाई पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो कर दी हमने बातें। तो Kx बेटा हो जाएगा 2mg प्लस का mg, तो मैं बोलना चाहूंगा कि Kx हमारा 3mg बनेगा, यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो 3mg होगा। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 3mg, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 3mg, स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 3mg। अब हमने रस्सी को काट दिया,
अब रस्सी को काटेंगे तो क्या होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। चलिए भाई, सो यहां पे 2m वाला ब्लॉक जिसपे कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 2mg। भैया देखो क्या है, रस्सी काट दी है, रस्सी काटने से क्या होगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा kx वाला, अब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा विद सम एक्सेलरेशन a। सही बात है ना, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहां पे देखिए नीचे m वाला जो है रस्सी काट दी गई है तो टेंशन जीरो होगा, तो m वाले पे क्या फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, mg है ना। ऊपर लगने वाला फोर्स तो जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया। सर kx का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्या, क्योंकि स्प्रिंग जो है अब वो दोबारा क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो kx का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी जल्दी टेंशन जीरो हो उतनी जल्दी kx अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वो कंप्रेशन धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से kx का वैल्यू ऑलमोस्ट तुम कंसिडर कर सकते हो इसमें। फिर ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी बेटा kx माइनस का 2mg इज इक्वल्स टू 2ma। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन। सो टेंशन जीरो हो गया, kx ऊपर लग रहा है नीचे से, तो बहुत ही बेहतरीन। तो इट कैन बी रिटन एज 3mg माइनस का 2mg इज इक्वल्स टू 2ma। सो mg इज इक्वल्स टू 2ma। m से m मर जाएगा, a का वैल्यू बनेगा g/2। तो 2m वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2। और रही बात इसकी, तो बेटा इस पे तो mg इज इक्वल टू ma डैश, सो a डैश यहां पे g हो जाएगा। तो a वाला जो ब्लॉक था वो कहां गया, सॉरी b वाला जो ब्लॉक था वो कहां गया, ऊपर गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, और जो c वाला ब्लॉक था वो गया नीचे की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g। b वाला ब्लॉक ऊपर जाता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a विच इज g/2, और c वाला ब्लॉक नीचे आता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a डैश विच इज इक्वल्स टू g। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा मैच करे बेटा, g/2, यही है। 2m जस्ट आफ्टर द एक्सेलरेशन विल बी मास ऑफ 2m एंड m जस्ट आफ्टर 2m का पहले बताना, तो g/2 एंड g, ये रहा सी ऑप्शन। g/2 2m वाले का मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट सभी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सारी बातें लिख लीजिए, कंप्लीटेड। चलो भाई, तो यहां पे हमारा ये जो स्प्रिंग वाली कहानी है वो हो जाती है समाप्त, और अब हम शुरू करते हैं एक नया पार्ट विच इज ऑफ द सूडो फोर्स। बेटा क्या है ये सूडो फोर्स, कब लगाया जाता है, कब कंसीडर किया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपने कहीं पे जाते हो, ट्रैवल करते हो कभी भी, है ना, कहीं पे भी तुमने ट्रैवल किया, सपोज करो तुम अपनी दादी के घर जा रहे हो, नानी के घर जा रहे हो, जिसके भी घर जा रहे हो तुम लोग, ठीक है, आई डोंट नो, दोस्त के घर जा रहे सर हम लोग, चलो भी ठीक है। तुम एक बस में हो, अपने दोस्त के घर जा रहे हो, दोस्त ने तुम्हें बुलाया, है ना। अब क्या हुआ कि तुम्हारी बस एक्सेलरेट कर रही है a एक्सेलरेशन से इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब तुम खिड़की के पास वाली सीट पे बैठे होते हो और बाहर पेड़ों को देख रहे होते हो, तो एक चीज ऑब्जर्व करते हो, मुझे नहीं पता की है कि नहीं की है, मैंने तो बहुत बार की है। तो जब तुम बस में बैठे हो, बस एक्सेलरेट कर रही है, तो तुम्हें ये पेड़ पीछे की तरफ जाता हुआ दिखता होगा। दिखा कभी ऐसा लगा है कि यार ये पेड़ पीछे जा रहा है? अरे बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, जिसमें बैठे हो, साइड में देखोगे चीजें पीछे जाती हुई दिखती है। ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में देख रहे हो, है ना, तो तुम्हें वो पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है। तो जितने एक्सेलरेशन से तुम आगे जाते हो, तुम्हें ये पेड़ उतने ही एक्सेलरेशन से पीछे जाता हुआ दिखता है। हाँ, ये क्या, ये क्यों हुआ भाई? पेड़ पे तो कोई एक फोर्स ही नहीं लग रहा था, पेड़ पे तो कोई फोर्स ही नहीं था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूं तो पेड़ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था, तो पेड़ पे एक्सेलरेशन आया कहां से? तो न्यूटन अंकल की बात तो गलत होगी, यहां पे न्यूटन अंकल की बातें तो गलत होगी। लॉज ऑफ मोशन कहां वैलिड हुए बेटा? लॉज ऑफ मोशन यही कहता है ना कि कोई भी बॉडी मोशन तभी करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है। यहां तो फोर्स ही नहीं लगा, फिर भी पेड़ का मोशन हो गया। हाँ हुआ ना ऐसा? अरे तुम अगर किसी गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी तुम्हारी आगे की तरफ जा रही है, तो तुम देखते हो वो तुम्हें वो पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है। अब तुम्हारे लिए वो पेड़ पीछे जा रहा है, पर यार पेड़ पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो बिना फोर्स के वो पीछे कैसे जा रहा है? यानी कि न्यूटन अंकल के जो लॉज थे वो फेल हो गए यहां पे। हो, अब क्या किया जाए? वहीं पे एक आदमी जो जमीन पे खड़ा था, उसने बोला कि भाई पेड़ जो है
ठीक है, ये इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। बी क्या कहता है बेटा? बी कहता है कि ट्री इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ट्री इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन ए वाला क्या बोलता है? ट्री इज एट रेस्ट। तो जो आदमी जमीन पे खड़ा है उसके लिए पेड़ रेस्ट पे है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि पेड़ रेस्ट पे भी था। लेकिन जो आदमी बस के अंदर बैठा है उसने बोला कि ये जो पेड़ है साहब, ये जो पेड़ है वो पीछे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। मतलब इन दोनों में से एक आदमी झूठ बोल रहा है। इससे बोला भाई खाओ अपनी कसम, तुम क्या बोलते हो? बोलता है भाई हम अपनी कसम खा के बोलते हैं कि पेड़ रेस्ट पे है। उससे बोला तुम भाई अपनी कसम खा के बोलो। उसने बोला भैया हम अपनी कसम खा के बोलते हैं कि पेड़ जो है पीछे के डायरेक्शन में चल रहा था। अब देखा है दोनों ने अपनी अपनी कसम खाई, कोई नहीं मरा, है ना? तो मतलब दोनों ही सच बोल रहे हैं, दोनों ही सच बोल रहे हैं, कोई झूठ बोल नहीं रहा। तो क्या करे फिर? ये बोलता है पेड़ रेस्ट पे है, ये बोला पेड़ मोशन में है। हमने सोचा ठीक है भाई कोई बात नहीं, यहां पे हमने कॉन्सेप्ट लगाया रिलेटिव मोशन का, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन यही चीज और भी ज्यादा खराब हो गई जब इससे बोला कि पेड़ रेस्ट पे है, तो फिर इनके लिए न्यूटन लॉज वैलिड हो गए थे ना। जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा था उसके लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल वैलिड थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन तभी करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है। पेड़ के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है तो पेड़ का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए था, यानी कि वो पेड़ रेस्ट पे होना चाहिए था। तो न्यूटन अंकल से ये वाली बातें पूछी गई तो न्यूटन अंकल ने बोला भैया देखो ये इंसान सच्चा है, बिल्कुल सच बात बोल रहा है, पर यार कसम तो इसने भी खाई थी अपनी, ये तो मरा नहीं, मतलब आप तो ये भी सच बोल रहा है। मतलब न्यूटन अंकल यहां पे फंस गए और ऐसा कहा गया कि न्यूटन अंकल की बातें गलत हो रही है कहीं ना कहीं, है ना? यार अब न्यूटन अंकल की बातें भी तो गलत नहीं हो सकती, फिर क्या करे? क्या हुआ ये? तो भाई इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया गया और बोला गया कि यार देखो झूठ तो ये भी नहीं बोल रहा, ये तो चलो इसकी बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई कि यार ये तो बोल रहा है ट्री रेस्ट पे है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी ये कहते थे कि बॉडी पे अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, बॉडी रेस्ट पे है। तो इसने बोला बॉडी रेस्ट पे है, बहुत अच्छी बात है, ट्री रेस्ट पे ही होगा क्योंकि ट्री पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। बट यार इसके हिसाब से ट्री पीछे जा रहा है, मतलब पेड़ पे कोई फोर्स तो लग रहा होगा। अब यहां पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं हुए, इनवैलिड हो गए। तो यार अब तो समस्या हो गई ना, तो भाई क्या करें? न्यूटन अंकल की इज्जत भी बचानी हम लोगों को। तो यहां पे बोला गया कि जब कभी भी आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं, बेटा इसका एक नाम दिया गया एक्सेलरेटिंग फ्रेम। देखो आपका इस बंदे का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहली बात तो वो अलग है। हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, तो हम भी जानते हैं। ये जो बी वाला पर्सन है इसका फ्रेम अलग है, ए वाले पर्सन का फ्रेम अलग है। ए वाला जो है उसका जो फ्रेम है वो रेस्ट पे था, तो उसके लिए तो सारी चीजें सब बढ़िया चल रही थी। बी वाले का फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा था, यानी बी वाला एक्सेलरेटिंग फ्रेम में था। तो ऐसा बोला गया कि जब कभी भी आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आप बाहर देखते हो आपके हिसाब से, जो ऑब्जेक्ट आप बाहर देखते हो आपके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट पे एक सूडो फोर्स लगता है। ये सूडो फोर्स असल में नहीं होता, ये सूडो फोर्स तभी एक्सपीरियंस होता है, ये सूडो फोर्स तभी बताया जाता है जब आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। तो क्या बोला गया? जब कभी भी आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होंगे तो आपके हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको सूडो फोर्स कहा जाता है। और इस सूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ द ट्री इनटू एक्सेलरेशन जो आपका था। देखो जितने एक्सेलरेशन से आप आगे जाओगे आपको ये पेड़ उतने एक्सेलरेशन से पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो आपके हिसाब से इस पेड़ के ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा है, एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इस पेड़ को एक्सेलरेशन मिला। बेटा सूडो मतलब इमेजिनरी कह सकते हो आप इसको, और बात सही भी है क्योंकि असल में तो ऐसा कोई फोर्स है नहीं। ऐसा फोर्स तो हमें तभी एक्सपीरियंस हो रहा है, ऐसा फोर्स हम तभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जब अब हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हैं। तो यह बात यहां से क्लियर हुई कि जब आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हो, देखो न्यूटन अंकल की बातें भी तो सही साबित करनी है, तो न्यूटन अंकल की बातों को सही साबित करने के लिए हमने बोला कि यहां पे एक इमेजिनरी एक सूडो फोर्स लगता है और इस पेड़ को
जो एक्सेलरेशन मिला था वो इस सूडो फोर्स की वजह से मिला था। ये पेड़ को जो एक्सेलरेशन मिला था वो सूडो फोर्स की वजह से मिला था। तो क्या न्यूटन अंकल की बात सही हुई? न्यूटन अंकल बोलते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन तभी करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है। हाँ सर, अब न्यूटन अंकल की बातें सही है। तो न्यूटन अंकल ने अपनी इज्जत बचा ली, सभी ने उनकी इज्जत बचा ली, एंड फाइनली वी गॉट दिस पॉइंट कि भाई अगर आप रेस्ट पे हो, अगर आप एक ऐसे फ्रेम में हो, अगर आप एक ऐसे फ्रेम में हो जो कि रेस्ट पे है, तो आपके लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल वैलिड है, सारी बातें बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फ्रेम में आ जाओ जो एक्सेलरेटिंग है, एक ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेटिंग है, तो उस केस में आपको यह पेड़ पीछे की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा, और कोई भी पेड़ पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, दैट मींस इसके ऊपर कोई तो फोर्स लग रहा होगा। तो भाई कौन सा फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है? तो इस आदमी के लिए इस पेड़ पे कोई फोर्स लग रहा होगा, एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ इसी को नजर आए, एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ इसी को नजर आए। तो सिर्फ इसी को नजर आना वाला फोर्स हमें चाहिए, तो दैट्स वी कॉल्ड द सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स तभी एक्सपीरियंस किया जाएगा जब आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, जैसे आप बस से कूद जाओगे, जैसे आप इस बस से कूद गए, आपको ये पेड़ फिर से रेस्ट पे दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे सूडो फोर्स तभी एक्सपीरियंस किया जाता है जब आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं। बेटा एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ठीक है, और नॉन इनर्शियल क्यों कहते थे? क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है यहां पे वैलिड नहीं थे। जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम होते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब जो रेस्ट पे है, जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो अगर जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम होते हैं इनको हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं बेटा, क्योंकि न्यूटन लॉज यहां पे बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो इन बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ भी नाम आए तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये क्या हो गया, ये कौन सा नाम आ गया, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं बेटा, और नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं। तो समझ जाना, इसमें जनरली हम ग्राउंड को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है वो रेस्ट पे होती है। ठीक है, फ्रेम एट रेस्ट, रेस्ट वाला केस आ जाएगा, कांस्टेंट स्पीड वाला केस आ जाएगा बेटा, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पे वैलिड होती है। कांस्टेंट स्पीड तो नहीं बोलूंगा मैं, बट कांस्टेंट वेलोसिटी जरूर बोल सकता हूं। तो ये सारे केस यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, समझ गए सूडो फोर्स की कहानी। अच्छा, और एक्सपीरियंस करना है, और एक्सपीरियंस करना है। तुमने कभी झूले वगैरह में बैठे हो जो बहुत तेज गोल गोल घूमता है ना, बहुत तेज गोल गोल घूमने वाला झूला, तुम उसमें बैठ जाओ, तुम्हें एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, है? क्यों लगता है वो फोर्स? ऐसे झूला होता है ना, तुमने देखा होगा, यहां पे ऐसे कनेक्टेड होती है सारी चीजें, और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, तो तुम पे एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, जो तुम्हें बाहर की तरफ खींचता है। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा। क्या है ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, तो एक झूले में तुमने देखा होगा जब ऐसे गोल गोल घूमता है तो एक ऐसे फोर्स लगता है बाहर की तरफ, है ना। तो वो बाहर की तरफ कौन खींच रहा है तुम्हें? कोई है, कोई आदमी आया वहां से खींचने के लिए तुम्हें बाहर की तरफ? नहीं ना। हाँ, तो जो फोर्स तुम एक्सपीरियंस करते हो जब तुम एक झूले में बैठे हो, तो वो सिर्फ तुम ही एक्सपीरियंस करते हो, कोई और नहीं करता है ना। तो एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ तुम एक्सपीरियंस करते हो, वो भी तब जब तुम उस चलते हुए ऑब्जेक्ट में बैठे हो, या चलते हुए फ्रेम में बैठे हो, या एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठे हो। तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है बेटा सूडो फोर्स। तो यहां पे भी एक सूडो फोर्स की कहानी आती है। अच्छा, तुमने देखा होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी जो है वो चाहती है कि आप सीधे सीधे चलो, है ना, लेकिन जैसे बस एक टर्न लेती है आप बाहर की तरफ जाते हो। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात तो सही है, लेकिन यार बाहर जाते टाइम पे कोई फोर्स होगा तभी तो हम बाहर की तरफ खींचेंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि भैया तुम सीधा चल रहे हो तो सीधा ही चलना, बस अगर साइड में मुड़ेगी तो तुम्हें सीधा ही चलना है। ठीक है, तो हमारी बॉडी ऐसे बाहर की तरफ जाती है, जैसे बस एक शार्प टर्न लेती है, हम ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं। तो भाई कोई फोर्स होगा, बाद में यही तो पढ़ा है कि बॉडी जिस भी डायरेक्शन में जाती है उस पर एक फोर्स लगता है, तभी तो जाती है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो कोई फोर्स है जो आपको खींच रहा है बाहर की तरफ, तो वो कौन सा फोर्स है? वो है बेटा सूडो फोर्स। तो जब आप चलते हो, एक शार्प टर्न ले लेती है बस, तो आप बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगता है ना, बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे हो जाते हो तुम लोग,
तो बाहर की तरफ कौन खींच रहा है तुम्हें? सूडो फोर्स। और ये फोर्स तुम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हो जब उस बस के अंदर बैठे हो। अगर बस से बाहर हो तो फोर्स एक्सपीरियंस कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो एक ऐसा फोर्स जो आप सिर्फ तभी एक्सपीरियंस करते हो जब आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? सूडो फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सूडो फोर्स कहेंगे। चलो भाई, इस सूडो फोर्स के कुछ एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए दो आदमी यहां पे हमारे पास है, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं गोलू, इसका नाम रखते हैं ढोलू। चलो भाई, भोलू रख देंगे उसका नाम, चलो ढोलू भोलू हो जाएंगे हमारे पास, है ना? बहुत ही बेहतरीन। ढोलू बोलू है अपने पास। अब क्या होता है, ये ढोलू बोलू क्या कर रहे हैं? इस पत्थर को देख रहे हैं, इस पत्थर को देख रहे हैं। भाई जब ढोलू इस पत्थर को देखता है तो क्या कहता है कि भाई रॉक इज एट रेस्ट। और सही बात बोलता है, क्योंकि पत्थर पे कोई फोर्स लग नहीं रहा तो वो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन भोलू से पूछा गया तो भोलू क्या है, एक ऐसी ट्रेन पे था जो कि आगे की तरफ एक्सेलरेट करी थी। जो हमारा भोलू है, भोलू एक ऐसी ट्रेन पे था बेटा जो कि आगे की तरफ एक्सेलरेट करी थी। तो इस भोलू को यह पत्थर पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। भोलू को यह पत्थर पीछे की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ नजर आएगा। अब जब भोलू से पूछा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये पत्थर पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो भोलू ने बोला कि भैया देखो क्या होता है, इस पत्थर के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ये सूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसको नजर आएगा? भोलू को नजर आएगा। अब भोलू परेशान हो गया, इन्होंने आपस में बात करी तो ढोलू बोलता कि भैया देखो पत्थर तो रुका हुआ था। तो भोलू परेशान हो गया, बोलता यार मेरे को तो पत्थर पीछे जाता हुआ दिख रहा था, ये क्या हो गया है, मैं अपनी आंखें चेक करवा लेता हूं जाके। तो फिर हमने उसको समझाया कि भाई देखो ऐसा नहीं है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल सही है, बट क्या हुआ कि तुम एक ऐसे फ्रेम के ऊपर थे जो एक्सेलरेट कर रहा था, इसलिए तुम्हारे लिए ये पत्थर पीछे जाता हो तुम्हें नजर, और ये सिर्फ तुम्हें ही नजर आएगा। कल को तुम्हारी जगह अगर ढोलू को इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दिया जाए तो ढोलू को भी ये पत्थर पीछे जाता हुआ नजर आएगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स विच इज गिवन बाय जितने एक्सेलरेशन से तुम आगे जा रहे हो, विच इज गिवन बाय जितने एक्सेलरेशन से तुम आगे जा रहे हो मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ द पत्थर। तो m into a is the pseudo force which is acting in the opposite direction of the force। तो चलिए भाई, यहां पे कहानी शुरू होती है सूडो फोर्स की, और सूडो फोर्स के लिए बोला गया इट इज एन इमेजिनरी फोर्स यूज्ड टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, सीधी बात है, न्यूटन अंकल की जो थ्योरी थी गलत होने लगी थी यार यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सूडो फोर्स बोल दिया। सूडो फोर्स लगता है भाई यहाँ पे न्यूटन अंकल कभी गलत नहीं हो सकते। तो जब भी आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होए तो आपको ये पत्थर पीछे जाते हुए दिखा, ऑल दो पत्थर पे कोई फोर्स ही नहीं था। तो इसको समझाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया सूडो फोर्स का। दिस फोर्स ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हो सूडो फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। सीधी सी बात है, बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय आप जितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हो। आप आगे जा रहे हो ए एक्सेलरेशन से, तो ये पत्थर आपको पीछे जाते हुए दिखेगा और इस पे सूडो फोर्स लगेगा, मास ऑफ द पत्थर मल्टीप्लाई बाय आपका एक्सेलरेशन। क्लियर रहेगी बातें सभी को? ध्यान रहेगी बातें? क्या हो रहा है यहां पे सूडो फोर्स की कहानी में? पक्का? चलिए भाई, नोट करना है, नोट करो इसको, यहां से नोट कर लीजिए सारी बातें। इसके पीछे तो नहीं ना? नहीं है, यहां से नोट कीजिए। तो ये कहानी है सूडो फोर्स की जो कि हम यहां से शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करो आपको चीजें समझ आ रही होगी। नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? लो भाई, ये सारी बातें लिख लो। हो गया? यहां पे आइए, सारी बातें लिख लीजिए। किया नोट? अब एक सवाल मैं आपको करा देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा थॉट क्लियर होगा कि सूडो फोर्स पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। बोला गया एक पेंडुलम जिसका मास m है, ठीक है भाई, तो यहां पे एक पेंडुलम बना लेते हैं। ये रहा पेंडुलम जिसका मास m है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a एज शोन इन फिगर। बेटा ये एक ट्रेन का डब्बा है जो कि मूव कर रहा है आगे की तरफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो भाई, सीधा सा फंडा है, तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूं, किसी भी चलती हुई ट्रेन में या फिर चलती हुई बस में कुछ आप ऐसे सस्पेंड करो, बस अगर एक्सेलरेट कर रही आगे तो वो पेंडुलम पीछे की तरफ आ जाता है। तो यहां पे भी यही हुआ,
ये पूरी ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी, तो जिसकी वजह से पेंडुलम पीछे आया। ये चीजें ऑब्जर्व तभी हुई है जब आप खड़े हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। बेटा आप इस ट्रेन के अंदर हैं, और अगर आप ट्रेन के अंदर हैं तो आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हैं, तो इस पेंडुलम पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां वर्टिकल से उसने थीटा एंगल बनाया, सो हियर वी हैव डन अनदर एंगल। ये देखो ये एंगल थीटा, तो बेटा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इधर की तरफ अगर मैंने बोला टेंशन T लग रहा है, तो इधर लगेगा T cos थीटा, इधर की तरफ लगेगा T sin थीटा। ठीक है, अब आप क्या है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, तो आपके रेस्पेक्ट में इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, जो कि आप हो ही सही, आप ट्रेन के अंदर हो जो एक्सेलरेट कर रही है, तो आपके हिसाब से इस बॉडी के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा विच इज एक्टिंग इन द डाउन डायरेक्शन। बेटा जब उसने थीटा एंगल बनाया, तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया, और इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं कि बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है इट विल बी जीरो। तो एक बार हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो करेंगे, एक बार वर्टिकल में नेट फोर्स करेंगे। तो मेरे बच्चे हॉरिजॉन्टल में बैलेंस किया तो T sin थीटा इज इक्वल टू ma, ये किसमें हो गया? हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। वर्टिकल के लिए लिखा जाए तो T cos थीटा विल बी इक्वल टू mg हो जाएगा। किया नोट सभी ने? अब एक सवाल मैं आपको करा देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा थॉट क्लियर होगा कि सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट करने कैसे हैं। ठीक है, बोला गया है अ पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a एज शोन इन फिगर। ये कोई ट्रेन है बेटा जो कि मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। इसके अंदर एक पेंडुलम हमने सस्पेंड किया था, तो जैसे ही ट्रेन आगे एक्सेलरेट हुई, पेंडुलम पीछे की तरफ आया, और इसने यहां वर्टिकल से एंगल बनाया थीटा। ठीक है, ये जो रस्सी है बेटा, इसके अंदर एक टेंशन डेवलप होगा, तो यहां से हम इसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं। ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। सो ये T sin थीटा बनेगा, सॉरी इट विल बी T cos थीटा, एंड दिस विल बी T sin थीटा। ठीक है, इसका मास mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग, है ना, हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड करना है? ये थीटा फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा फंडा था कि यार यहां पे तो टेंशन T लग रहा था, T का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ गया T cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आ गया T sin थीटा, और mg लग रहा है नीचे की तरफ। बेटा जब इस पेंडुलम ने थीटा एंगल बनाया तो ये इक्विलिब्रियम में आया। ठीक है, तो जब इसने थीटा एंगल बनाया तो ये कहां आ गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है ना बेटा, वो जीरो होता है। इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो यहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस को बैलेंस करना है। आप ऑब्जर्व करोगे अगर फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, देखो भाई दोनों कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो कहानी अलग हो जाएगी। देखो मैं बताता हूं कैसे। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। पहली चीज मैं डिफाइन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू A। विद रिस्पेक्ट टू A, A के रेस्पेक्ट में बेटा क्या मैं बोलूं? T cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। हाँ सर बिल्कुल, A के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं जो कि ग्राउंड पे खड़ा है। ध्यान से सुनना बेटा, A के रेस्पेक्ट में बात करेंगे जो कि किस पे खड़ा है? ग्राउंड पे खड़ा है। तो ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में T cos थीटा mg होगा। बहुत अच्छी बात है। ये पेंडुलम इस ट्रेन के साथ आगे जा रहा है। ग्राउंड से देखा तो मुझे ये पेंडुलम ट्रेन के साथ आगे जाता हुआ दिख रहा है। ट्रेन का एक्सेलरेशन A, तो मुझे पेंडुलम को भी आगे जाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो मुझे ये पेंडुलम ट्रेन के साथ आगे जाता हुआ दिख रहा है। तो पेंडुलम को आगे ले जाने का फोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? पेंडुलम को आगे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? T sin थीटा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलेंगे दैट F इक्वल्स टू T sin थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्राउंड से देखा तो मैंने बोला कि भैया T sin थीटा इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा, दोनों को डिवाइड किया हम लोगों ने, तो cot थीटा इक्वल्स टू g बाय a। तो बेटा यहां से a इक्वल्स टू g डिवाइड बाय cot थीटा, या मैं बोलूं इट विल बी g tan थीटा।
a इक्वल्स टू जी टेन थीटा, तो इससे आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको, है ना। बट अगर आपको वो थीटा मांगना है तो थीटा के लिए आप लिखना थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन जी। थीटा की अगर वो आपसे बात करता है तो थीटा को लिख सकते हो tan इनवर्स a अपॉन जी, या फिर आप थीटा को लिख सकते हो cot इनवर्स g अपॉन a। थीटा को या तो लिखो cot इनवर्स g अपॉन a, या फिर आप थीटा को लिखिए tan इनवर्स g a अपॉन g, है ना। तो दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ये किसके रेस्पेक्ट में हो, विद रेस्पेक्ट टू a। जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा था उसके रेस्पेक्ट में हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब मैं विद रेस्पेक्ट टू बी डिफाइन करूंगा, गौर फरमाना सभी लोग। विद रेस्पेक्ट टू बी हम चीजों को डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे पास वही ट्रेन है बेटा, ये पेंडुलम है। अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू बी को डिफाइन करूं तो बी अभी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। विद रेस्पेक्ट टू बी अगर मैं डिफाइन करूं तो बी कहां है बेटा, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। और अगर ये बी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो इसके हिसाब से कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इस पे, इसके हिसाब से mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां पे थीटा एंगल बना था तो इट विल बी टी कॉस थीटा, यहां की तरफ लगना था टी साइन थीटा, इधर की तरफ लगना था टी, ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होना था। बेटा अगर आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो तो आपके हिसाब से इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा विच इज द इमेजिनरी फोर्स ऑल्सो नोन एज द सूडो फोर्स। ध्यान से देखना सभी लोग, अगर आप इस ट्रेन के अंदर है यानी आप एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है तो आपके रेस्पेक्ट में इस पेंडुलम पे एक फोर्स लगेगा विच इज द सूडो फोर्स ma। तो इक्विलिब्रियम की बातें यहां पे की जा रही थी, तो यहां पे जो बातें की जा रही थी वो इक्विलिब्रियम की जा रही थी। और इक्विलिब्रियम की बातें अगर कर रहे थे तो यहां पे बेटा टी साइन थीटा को क्या ma के बराबर किया जा सकता है, बोलो क्यों किया गया। तो सर आगे लगने वाला फोर्स बराबर पीछे लगने वाला फोर्स इक्विलिब्रियम में है ना, तो हॉरिजॉन्टल में जो भी नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, जिसकी वजह से टी साइन थीटा इक्वल्स टू ma। वर्टिकल के सारे फोर्सेस जीरो होंगे बेटा, जिसकी वजह से टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। दोनों का आपस में डिवाइड किया, दोनों का आपस में डिवाइड किया, सो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू ma अपॉन mg। m से m मरेगा, t से t मरेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा इक्वल्स टू a अपॉन g। मेरे बच्चे थीटा का वैल्यू tan इनवर्स a डिवाइड बाय g, थीटा का वैल्यू बनेगा tan इनवर्स a अपॉन g, tan इनवर्स a अपॉन g। बेटा अगर आप b के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो b किस में है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। a किस में है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। और जब ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होता है तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है बेटा सूडो फोर्स का। ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ तभी लगाया जब विद रेस्पेक्ट टू बी डिफाइन किया। जब विद रेस्पेक्ट टू ए डिफाइन करा था मैंने, विद रेस्पेक्ट टू ए जब डिफाइन करा था तो कोई सूडो फोर्स नहीं है बेटा। कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ए के रेस्पेक्ट में ये पेंडुलम आगे जा रहा है। ए ने देखा तो बोला भैया पेंडुलम तो आगे जा रहा है, पेंडुलम के पास एक्सेलरेशन आगे की तरफ है। कौन सा फोर्स पेंडुलम को आगे ले जा रहा है, टी साइन थीटा। सो टी साइन थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू में। तो अब बी tan इनवर्स a बाय g आ रहा था, जब आपने विद रेस्पेक्ट टू b डिफाइन करा, विद रेस्पेक्ट टू b डिफाइन किया, तब भी tan इनवर्स a अपॉन g आ रहा है। तो आपकी इच्छा श्रद्धा है कि आप कौन से फ्रेम से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। अगर आप उसी फ्रेम से बात करते हो जो कि एक्सेलरेट कर रहा था तो सूडो फोर्स लगा देना। अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो तो कोई सूडो फोर्स नहीं है, आपको ये पेंडुलम आगे जाता हुआ दिखा। जैसे कि तुम लोग, तुम्हारा कोई दोस्त बस में बैठा है, तुम ग्राउंड से उसको देखते हो तो तुम्हें वो तुम्हारा दोस्त आगे जाता हुआ दिखेगा बस के साथ में। तो ये पेंडुलम भी क्या है, ट्रेन में है ना, तो ट्रेन अगर आगे जाएगी तो पेंडुलम भी आगे जाएगा। तो बस फिर ग्राउंड से देखने पे ऐसा लगता है। सूडो फोर्स की कहानी समझते हो ना बेटा। आपकी इच्छा श्रद्धा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेटिंग फ्रेम करना है, वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने, पक्का। यहां पे आइए, ये सारी बातें लिखिए। हो गए भी नोट, बहुत बेहतरीन।
चलिए बेटा एक और सवाल जो कि अगेन सूडो फोर्स पे ही बेस्ड है। तो क्या बोला है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज। वेज क्या होता है सर? सर ये वो वेजिटेरियन वाला तो नहीं है ना? नहीं, ये वो वेज नहीं। वेज बेटा इसको कहते हैं, ये है वेज। ये जो आपको ट्राइंगल जैसा दिखता है ना बेटा, हाँ इसको वेज कहते हैं। ठीक है, तो इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, और हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक इस पे रेस्ट पे रहे। हम क्या चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये इस वेज पे रेस्ट पे रहे। सो हमें इस वेज को कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कैसे करें इसको सॉल्व? पहली चीज तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कहां दूं मैं इसको। क्या मैं इस वेज को एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दूं, या फिर मैं इस वेज को एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दूं? तुम्हारे हिसाब से क्या कहते हो? अगर मैं वेज को पीछे की तरफ लाऊंगा तो क्या ये अपनी जगह टिका रहेगा, या फिर मैं वेज को इधर की तरफ धक्का मारूं तो ये अपनी जगह पे टिका रहेगा? ये ब्लॉक मास जिसका m है, ब्लॉक ऑफ मास m, ये अपनी जगह पे कब रह सकता है? जब मैं वेज को पीछे की तरफ खींच के लाऊं या फिर आगे की तरफ धक्का मारूं। कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर आप इस वेज को आगे की तरफ ऐसे पुश करते हैं तो ये टिका रह सकता है। ठीक है, अब आपकी इच्छा शब्द है, आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो या फिर फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करें चीजों को, तो यार ये वेज, ध्यान से देखना, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये वेज ब्लॉक रखा हुआ है। बेटा वेज को हमने एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज योर ए। ठीक है, ग्राउंड से कोई आदमी देख रहा है, ग्राउंड से खड़ा होकर कोई आदमी देख रहा है, तो बेटा इसको ये ब्लॉक भी आगे जाता हुआ दिखेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। हाँ सर बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, आपने वेज को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया आगे की तरफ, तो इसको भी ये बॉक्स आगे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ए एक्सेलरेशन। बेटा इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg, mg का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा mg cos थीटा। ठीक है बेटा, इस mg sin थीटा का क्या कोई कंपोनेंट हो सकता है जो ये काम करे हमारे लिए? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो कोई फोर्स है क्या जो ये काम कर सकता है अपने लिए? देखते हैं सर, ये तो नॉर्मल हो गया, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा नॉर्मल का, है ना? तो क्या होगा वो बेटा, कैसे डिफाइन करें इसको? ये एंगल थीटा, सो n cos थीटा तो mg को बैलेंस करेगा, और n sin थीटा जो है इसको फॉरवर्ड क्या करेगा, एक्सेलरेशन देगा। तो कुछ टाइम के लिए mg को भूल जाए, नॉर्मल से काम चलाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल से ही काम चला लो बेटा, मजा आएगा देखना। नॉर्मल के कंपोनेंट किए तो इट विल बी योर n cos थीटा, इट विल बी योर n sin थीटा। ठीक है, नॉर्मल के कंपोनेंट किए बेटा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट n sin थीटा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट n cos थीटा। अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो इस ब्लॉक जिसका मास m है, ये जो ब्लॉक जिसका मास m है, इसको फॉरवर्ड एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? n sin थीटा। तो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह पे लिखा जाएगा n sin थीटा इज इक्वल्स टू ma, n sin थीटा इक्वल्स टू ma। ऑल्सो लिखा जाता है कि n cos थीटा इक्वल्स टू mg। भाई वर्टिकल वाले फोर्सेस तो बैलेंस कर रहे हैं ना इसको। हम क्या चाहते हैं कि ये जो वेज है, वो जो ब्लॉक है, वो रेस्ट पे रहे, तो n cos थीटा तो mg को बैलेंस करो, और n sin थीटा इसको फॉरवर्ड एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉक, ब्लॉक की बात करो बेटा, इस डब्बे को, ब्लॉक को, mg को कौन बैलेंस कर रहा है? n cos थीटा। इस ब्लॉक के mg को n cos थीटा बैलेंस करता है, इस ब्लॉक के n sin थीटा कौन, ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? n sin थीटा। दोनों को आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करने से m से m मरेगा, n से n मरेगा, tan थीटा a by g आएगा बेटा। तो यहां से a का वैल्यू बनता है बेटा g tan थीटा। ये तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हो गया। ठीक है, a का वैल्यू g tan थीटा, ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हुआ। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरे मेथड में हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मेथड नंबर 2, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से करिए बेटा इसको।
ये हमारे पास वेज, यहां पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, ये वेज आगे एक्सेलरेट कर रहा है a से। अगर मैं यहीं खड़ा हो जाऊं इस वेज के ऊपर, तो मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? विद रेस्पेक्ट टू द वेज, है ना, जो कि क्या करें, एक्सेलरेटिंग फ्रेम की बात करें हम लोग। हम किसकी बात करें? एक्सेलरेटिंग फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू द वेज हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम की। तो यहां पे आदमी खड़ा हो गया फ्रेम के ऊपर, है ना, अभी आदमी भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये आदमी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। इस केस में इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? mg विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सर, यहां पे लगेगा mg साइन थीटा, बहुत बढ़िया, और यहां लगेगा mg कॉस थीटा। बट क्योंकि ये आदमी खुद एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, ये आदमी खुद एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो इसके हिसाब से इस डब्बे पे एक सूडो फोर्स लगेगा एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हिच इज गिवन बाय ma। इट्स अ सूडो फोर्स। ये आदमी कहां है? एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो इसके हिसाब से डब्बे पे सूडो फोर्स लगेगा। बेटा ये एंगल कितना था? थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो बेटा ma का कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा ma cos थीटा, और ma का कंपोनेंट इधर बनेगा ma sin थीटा। मेरे बच्चे, हम क्या चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द वेज, तो ये फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो देखो भाई एक्सेलरेशन क्या आएगा फिर, ठीक है। तो अब यहां पे क्या बोला गया बेटा कि ये जो है ब्लॉक जो है विद रेस्पेक्ट टू द वेज रेस्ट पे होगा। ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो बेटा अगर ये रेस्ट पे है यानी कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम में। और मेरे बच्चे इक्विलिब्रियम में आप भी जानते हैं कि जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, तो ma को बराबर कर सकता हूं ma cos थीटा को बराबर कर सकते हैं mg sin थीटा के। तो m से तो m मर जाएगा, तो a का वैल्यू बनेगा g sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो a का वैल्यू बनेगा g tan थीटा। a का वैल्यू कितना बनेगा? g tan थीटा। तो यहां पे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें, भले आप ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें या फिर आप बात करो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, आंसर तो सेम ही आना है। समझ गए हो बात को? समझ रहे हो ना बात को? आंसर तो सेम ही आना है। तो a इक्वल्स टू जी tan थीटा, a इक्वल्स टू जी tan थीटा विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, आंसर सेम आएगा। बस अब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आओगे तो सूडो फोर्स आ जाएगा। अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो वो सूडो फोर्स नहीं आके बल्कि आपको n sin थीटा ये वाला फोर्स प्रोवाइड कराता है। सो यहां पे जी tan अल्फा है, कोई बात नहीं, इन्होंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा लिया था, हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इससे। नोट करो जल्दी से इसको। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए। हो गया ये भी नोट? पक्का? चलिए भाई, तो यहां पे हमारे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। देखो यार, ये सारी बातें बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक इक्विलिब्रियम जब भी बात आती थी हम नेट फोर्स जीरो करते थे। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी हमारे पास रेस्ट पे है, या फिर कोई बॉडी हमारे पास ऐसी है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो दोनों ही केसेस में मैं क्या कहूंगा कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। बॉडी क्या हो जाएगी? वो इक्विलिब्रियम में। बेटा आप दोनों केसेस में देखेंगे तो दोनों केसेस में एक कॉमन चीज देखेगी आपको, भले आप पहला केस देखें या फिर आप दूसरा केस देखें, दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में आपने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर मेरे बच्चे एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या उस केस में फोर्स जीरो होगा? क्या बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा उस केस में? बिल्कुल होगा सर। तो दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन जीरो है, यानी बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। और बेटा बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो है तो मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। ये बात तो वही आ गई, यही तो बात है।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अभी स्ट्रेट लाइन मोशन की बातें कर रहे हैं, आगे चल के रोटेशन पढ़ोगे तो वहां रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आता है, ठीक है। कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम हमें पता चल चुका है, नो नेट फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0। किसी भी बॉडी पे लगने वाले जो सब फोर्सेस होंगे उनका वेक्टर सम करो, और अगर वो 0 आया तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। जैसे कि ये कोई बॉडी है हमारे पास, इस पे एक फोर्स F यहां से लग रहा है, एक फोर्स F यहां से लग रहा है, एक फोर्स F यहां से लग रहा है, और एक फोर्स F यहां से लग रहा है। तो बेटा क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? ऑब्वियस ये बात है सर। इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करते हैं, तो F नेट विल बी इक्वल्स टू ये वाले फोर्स का F आई कैप, ये वाले फोर्स का माइनस का F आई कैप, ये वाले फोर्स का माइनस का F जे कैप, ये वाले फोर्स का प्लस का F जे कैप। अगर वेक्टर सम सबका 0 आया तो यहां पे बॉडी क्या होगी? ये इक्विलिब्रियम में होगी। अगर सबका वेक्टर सम 0 आ रहा है दैट मींस बॉडी क्या हो जाएगी हमारी? वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। इतनी सी बातें जो आपको पहले से पता है, नोट कर लीजिए इसको। किया नोट सभी ने? पक्का? इसी पे बेस्ड आगे कॉन्सेप्ट आता है जो कि है बेस्ड ऑन लामीज थ्योरम, और लामीज थ्योरम मैं आपको तभी पढ़ा दिया था जब मैं आपको वेक्टर्स पढ़ा रहा था, अगर याद हो आपको तो। जब आपको वेक्टर्स पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने लामीज थ्योरम के बारे में ज्ञान दे दिया था, है ना। तो लामीज थ्योरम का फिर से ज्ञान तुम्हें देता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है बेटा, ये कोई भी बॉडी यहां पे कंसीडर कर लीजिए, दिस इज अ बॉडी। इस बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, ठीक है। सच दैट एंगल बिटवीन F1 एंड F2 विल बी योर C, angle between F3 and F1 will be your B, and angle between F2 and F3 will be your A। तो ऐसे केसेस में लामी अंकल क्या कहते हैं कि भैया F1 डिवाइडेड बाय साइन A, F1 वाला फोर्स कहां है? ये वाला F1 फोर्स डिवाइडेड बाय उसके सामने का एंगल साइन A, F1 डिवाइड बाय साइन A, F2 डिवाइड बाय साइन B, F2 अपॉन उसके जस्ट सामने वाला एंगल बराबर होगा F3 डिवाइड बाय साइन C के। ये लामी अंकल ने बोली थी बातें, ठीक है। तो ये सारी बातें पहले भी बता चुका हूं, बट हाँ एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये चीज तभी एप्लीकेबल होती है जब यहां पे नेट फोर्स 0 होगा बेटा। ये चीज तभी वैलिड है जब यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि अगर ये बॉडी, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन only Lami's theorem is valid। अगर बॉडी यहां पे इक्विलिब्रियम में है तो ही Lami's theorem वैलिड है, अदरवाइज Lami's theorem मत लगाना फिर, ठीक है। So Lami's theorem states that if 3 forces acting at a point are in equilibrium, देखा इक्विलिब्रियम में, each force is proportional to the sine of angle between the other 2 forces। According to the Lami's theorem बेटा F1 is proportional to the sine of angle between other 2 forces, बाकी के 2 forces के बीच का एंगल A है। F2 will be proportional to the sine of angle between other 2 forces, F1 और F3 के बीच में, and F3 will be proportional to the sine of angle between other 2 forces, F1 और F2 के बीच में C। तो F1 अपॉन साइन A कोई कांस्टेंट होगा, F2 अपॉन साइन B ये भी कोई कांस्टेंट होगा, और F3 अपॉन साइन C ये भी कोई कांस्टेंट होगा। तीनों कांस्टेंट सेम होंगे, जिसकी वजह से F1 अपॉन साइन A बराबर होगा F2 अपॉन साइन B बराबर होगा F3 अपॉन साइन C। तो यहां पे कंसीडरेशन में लेके चलना ये सारी बातें, जिसके बेसिस पे हमने लामीज थ्योरम को डिफाइन किया, ठीक है। अब आपकी मर्जी होती है बेटा, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करो, या तो आप फोर्सेस के कंपोनेंट कर सकते हैं या फिर आप लामीज थ्योरम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लामीज थ्योरम नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? चलिए भाई अब एक काम करते हैं, एक सवाल करते हैं जो से हमें लामीज थ्योरम समझ आ जाए। वैसे तो लामीज थ्योरम पे क्वेश्चन तुम पहले भी कर चुके हो, बट चलो कर दो यार। यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें बताना है T1, T2, T3 का वैल्यू क्या होगा। सर जी सीधी सी बात है, डब्बा नीचे की तरफ पुल करेगा 5G से, इसकी वजह से ऊपर टेंशन T3 आएगा, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम यहां पे किसमें बेटा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम, सिस्टम यहां पे क्या है बेटा इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो T3 जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा।
तो mg कितना 5g, तो बहुत बढ़िया, इट विल बी 5g। g का वैल्यू 10 ले लेना, तो T3 का वैल्यू तो 50 न्यूटन आ गया। बहुत ही शानदार। अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज द पॉइंट मास, यहां पे लगेगा T3 विच इज योर 50 न्यूटन। एक टेंशन इधर की तरफ लगेगा विच इज गिवन बाय T2, एक टेंशन इधर की तरफ लगेगा विच इज गिवन बाय T1। और बेटा ये 30 डिग्री का एंगल है, तो देखो जरा, ये 30 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल, यहां पे देखेंगे ये 60 डिग्री का एंगल, ये 60 डिग्री का एंगल। समझते हो बात को? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनको कहते हैं बेटा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, तो ये 60, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर समझ लो बात को, ये 30 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री का एंगल। तो जरा डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से बना दिया जाए, तो अब एंगल्स जो बनेंगे इट विल बी लाइक दिस। ये T1, ये T2 एंड ये T3। ये एंगल कितना बनेगा बेटा 90 प्लस का 60, 150 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा 90 प्लस 30, 120 डिग्री। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। चलिए बेटा, तो क्या लामीज थ्योरम लगा सकते हैं? ये तो 50 न्यूटन का है ना T3। हाँ सर, बहुत बढ़िया। सो लामीज थ्योरम के हिसाब से T3 डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाय साइन 120 इज इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाय साइन 150। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन। साइन 120 को लिखा जाता है 90 प्लस 30 करके, या फिर 180 माइनस 60 कर लेता हूं। तो अगले पेज पे करो इसको, T3 डिवाइडेड बाय साइन 90, T3 डिवाइड बाय साइन 90 इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाय साइन 120 इज इक्वल्स टू T1 डिवाइड बाय साइन 150। सो T3 की जगह 50, साइन 90 की जगह 1 इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाय साइन 120 को क्या लिखा जाता है बेटा? साइन 120 √3/2 लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल, √3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू T1। साइन 150 को लिखूं साइन ऑफ 180 माइनस 30, जो कि अगेन साइन 30 के बराबर ही होगा 1/2। सो T2 बनेगा बेटा 50 √3/2, इधर लेके और एक बार इधर गया तो T1 इज इक्वल्स टू बनेगा 50 इंटू 1/2। T2 बनेगा 25 √3 न्यूटन और T1 बनेगा 25 न्यूटन का। सो T1 भी निकला, T2 भी निकला और T3 तो हम सबसे पहले निकाल के बैठे थे 15 न्यूटन का। सो T1, T2, T3 हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। तो यही है हमारा फाइनल आंसर बाय यूजिंग द लामीज थ्योरम। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चाहो तो आप कंपोनेंट्स करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलो भाई नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लो भाई जल्दी से। कंपोनेंट वाला पार्ट कैसे किया जाएगा वो भी मैं एक बार बता देता हूं, ताकि आप कभी लामीज थ्योरम भूल गए फॉर्मूला, वैसे तो भूलना नहीं चाहिए बट अगर भूल गए, दिस इज योर T3, दिस पार्ट इज योर T2, दिस पार्ट इज योर T1। बेटा ये 1 T1 है, ये T2 है। आपने देखा था ये वाला एंगल कितना बन रहा था, ये 30 था, तो आई थिंक ये भी 30 डिग्री का होना था, नहीं 60 का होना था। ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री था, तो ये भी 30 डिग्री का होना चाहिए था। देख लीजिए बेटा, ऐसी बातें थी। ये 30 डिग्री का था तो यहाँ पे एक लाइन बना दी हम लोगों ने, ये 60 तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री का। नीचे की तरफ T3, इधर की तरफ T2 और इधर की तरफ T1, T2, T1 और T3 है ना। अब कंपोनेंट करने होंगे आप लोगों को, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो T1 का एक कंपोनेंट ऊपर बनेगा विच इज गिवन बाय T1 साइन 30 डिग्री, और T2 का भी एक कंपोनेंट ऊपर बनेगा T2 साइन 60 डिग्री। नीचे की तरफ T3, इधर की तरफ एक कंपोनेंट बनेगा गिवन बाय T2 cos 60 डिग्री, इधर की तरफ एक कंपोनेंट बनेगा गिवन बाय T1 cos 30 डिग्री। मेरे बच्चे यहाँ पे आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल में लगने वाला फोर्स 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल में लगने वाला फोर्स 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सो इक्विलिब्रियम की बातें हो रही है, दैट मींस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लगेगा वो 0, वर्टिकल में जो फोर्स लगेगा वो भी 0। हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस T1 cos 30 डिग्री
इक्वल्स टू T2 cos 60 डिग्री। तो ऐसा करने से T1 और T2 में रिलेशन आएगा, और वर्टिकल की बात करें सो T1 sin 30 डिग्री प्लस T2 sin 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू T3। ये अलग इक्वेशन आ जाएगी। सो एक हॉरिजॉन्टल को सॉल्व करके ये मिलेगा, वर्टिकल को सॉल्व करके ये मिलेगा, आपस में सॉल्व करो तो T1 T2 की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो आपकी मर्जी है, या तो आप लामीज थ्योरम लगा लो या फिर आप इसके कंपोनेंट करके सॉल्व कर लो, वो आपकी इच्छा श्रद्धा है, इस पे कोई रोक टोक मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते। किया नोट, बढ़े आगे, चलिए भाई। तो एक और सवाल, फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन द इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। मैं चाहता हूं ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, सो थीटा कितना होना चाहिए उस केस में, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके चलो भाई, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। वी नो इट इज योर mg एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां से लगेगा टेंशन T, यहां पे भी लगेगा टेंशन T, एंड हियर इट इज योर mg। इक्विलिब्रियम में होने की वजह से T बराबर mg हो जाएगा, ये बात तो मैं समझ गया सर। इक्विलिब्रियम में होने की वजह से T बराबर mg होगा, यहां पे भी इक्विलिब्रियम में होने की वजह से T बराबर mg होगा। यहां पे टेंशन T ऐसे लगेगा, यहां पे टेंशन T ऐसे लगेगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। यहां पे नीचे की तरफ अंडर रूट ऑफ 2 mg, तो यहां पे नीचे की तरफ या इधर की तरफ T डैश आएगा टेंशन। चलो भी, कैसे करें अब इसको सॉल्व सर? कंपोनेंट से सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो कंपोनेंट कर लीजिए बेटा। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ बना दो फटाफट से, विच इज गिवन बाय T sin थीटा। इधर भी कंपोनेंट बनेगा विच इज गिवन बाय T sin थीटा। चलो भाई, T sin थीटा की कहानी समझ आ गई। ऊपर की तरफ T cos थीटा और एक और T cos थीटा, नीचे T डैश के बराबर होगा, है ना। तो x में हमने फोर्सेस को बराबर किया, तो यहां से तो समझ आता है कि सर T sin थीटा इक्वल्स टू T sin थीटा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। वर्टिकल के फोर्सेस को देखा तो हमें पता चला कि यहां से 2t cos थीटा बराबर होना चाहिए T डैश के, और T डैश किसके बराबर होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ 2 mg के। 2t cos थीटा बराबर होना चाहिए T डैश के, जो कि बराबर होगा रूट 2 mg के, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो हमें क्या बताना है? थीटा निकालना है, कितना होना चाहिए? चलिए भाई, तो 2t cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, ओ सॉरी रूट 2 टाइम्स ऑफ mg। t हमारा mg के बराबर है, सो 2 mg cos थीटा डिवाइड बराबर होगा रूट 2 टाइम्स ऑफ mg। mg से mg मर जाएगा, cos थीटा बनेगा रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। बेटा cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2 है, 1 बाय रूट 2 है, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा उसके इसमें? 45 डिग्री। सो क्या मैं बोलूं कि 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? cos थीटा 1 बाय रूट 2 कब होता है? 45 डिग्री पे होता है। तो यार ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो हमने सारी चीजें बैलेंस करवा दी। T डैश को रूट 2 mg लिख दिया, लिख दो यहाँ पे ये बातें भी। सो T डैश विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 mg। सो T डैश विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 mg, है ना। तो ये सारी बातें हमें पता ही थी। चलिए भाई, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? पक्का समझ गए बातें? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, तो यहां पे हमारे सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपको पढ़ाई, जो बातें मैंने आपको समझाई, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी किसी पार्ट पे कोई डाउट होता है, वीडियो दोबारा देखना है या डीपीपी डाउनलोड करना है, तो आप उसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आइए, IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में जाइए, यहां पे आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो एक और पेज यहां में खुलेगा, और इस पेज में यहां पे इस पार्ट में आपको सारे लेक्चर्स प्लस डीपीपीज, जो आज के लेक्चर की डीपीपी होगी वो भी यही मिलेगी, और उनके सॉल्यूशंस। सो डीपीपी के जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो भी यहां पे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इधर की तरफ पूरे सीक्वेंस में अरेंज करके रख दी गई है। तो आप यहां पे आइए और वीडियो को जरूर देखिए। अच्छा, वेबसाइट पे आने का कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा वेबसाइट पे आने के लिए। नहीं भाई, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। ऐसे तो एक जरिया है सीधा आपके वीडियोस तक पहुंचने के लिए। जैसे यूट्यूब पे आप फ्री पे वीडियो देखते हो ना, तो बस यहां से आप अपनी वीडियोस फ्री में देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, ठीक है। तो यहां पे आपको सारी चीजें अरेंज करके मिलेगी, जिससे कि आपका टाइम बचा रहेगा बहुत ज्यादा।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो जो लाल बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। बाकी अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए, उनको बोलिए जाके कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे जेई की प्रिपरेशन एडवांस लेवल तक हो रही है, तो अगर आपको भी जेई की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बाकी सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यहां पे हमारा ये सेशन होता है समाप्त। अगला सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे कंस्ट्रेंड मोशन के बारे में बात करेंगे, जिससे सवाल एडवांस में पूछे जाते हैं, इवन मेंस में भी उससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द